चलो आवाज इनके पास क्लियर है। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये स्किल्स का आखिरी पेपर है? एक दो तीन चार पाँच, सही। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि तुम लोगों ने पीएम का पेपर सबसे आखिर में रखा, अच्छा डबल ए का पेपर भी दे दिया आप लोगों ने, सही। पीएम का पेपर जब आपने सबसे आखिर में अच्छा रिसेंटली कौन सा पेपर दिया जिन लोगों का आखिरी पेपर है? डबल ए का पेपर तुम लोगों ने दिया और अब तुम आखिर में पीएम का पेपर दे रहे हो। कोई और ऐसा है जिसका ये आखिरी पेपर और उसने इससे पहले जो है वो डबल ए के अलावा कोई और पेपर दिया? हाँ तुमने दो दो करके पेपर दे रहे थे, तुमने तीन एक साथ दिए, तो तुमने उसको बचा के रखा हुआ था कि दो का कॉम्बो एक साथ दूंगा तो फिर उसके बाद आप सिर्फ ऑप्शन आखिर में दिया था। अच्छा एफएम ऑडिट दोनों एक साथ, यानी आखिर में ऑडिट तो उठाया है ना, सही। अच्छा आगे मुझे, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से, वालेकुम अस्सलाम, आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आखिर में पीएम का पेपर उठाया बिल्कुल लास्ट में, कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन क्या था? तुम लोगों ने सबसे पहले देखा होगा इसका पासिंग रेट। तुमने कहा इसका पासिंग रेट जो है वो तकरीबन सबसे नीचे है, तो फिर स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं जिनका पासिंग रेट अच्छा है उसको पहले दे देते हैं, और जिसका पासिंग रेट उतना बेहतर नहीं है उसको आखिर में देंगे। इससे एक फायदा हो जाता है हमें, और फायदा ये हो जाता है कि ये वाली जली है बेटा, तुमने उल्टा कर दिया। नहीं नहीं, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ये वाला बंद कर देंगे ना, सही हो जाएगा। आगे वाला, आगे वाली बंद कर देंगे, चलो। हाँ अब जाओ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, और यार एक काम और कर लेना, वो पीछे वाली लाइट्स ऑन कर देना ताकि थोड़ा सा ये कर देंगे। अच्छा, जब तुम लोगों ने आखिर में पेपर उठाया किसका, पीएम का, तो उसका मेन रीजन अल्टीमेटली क्या था? पहले तो तुम लोगों ने पास रेट्स देखे, तुम लोगों को लगा इसका पास रेट जो है वो तकरीबन सबसे नीचे है, तो कोशिश की जाती है इसको बिल्कुल आखिर में उठाया जाए, ऐसे ही, ताकि पहले वो वाले पेपर अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाए जिनके पास रेट्स अच्छे हैं, जिनके पेपर के निकलने के चांसेस जो है वो बेसिकली ज्यादा है। टफ पेपर को आखिर में रखते हैं और आसान पेपर को शुरू में रखते हैं, पासिंग रेट्स के हिसाब से पेपर उठाया। और जिन लोगों ने ऑडिट का पेपर कहा, इसीलिए क्योंकि ऑडिट का पास रेट इससे बेहतर था, तो आपने पहले ऑडिट दे दिया और आखिर में किसकी तरफ आ गए? पीएम की तरफ, सही। एक अच्छा ऑप्शन होता है, सही। और कोई रीजन पास रेट के अलावा? सुना होता है काफी मुश्किल है, इसकी वजह से जो है वो बेसिकली स्टूडेंट जब इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि यार ये पेपर सबसे ज्यादा टफ है किस सीरीज के अंदर, स्किल्स के अंदर, तो इसलिए ये पेपर बिल्कुल आखिर में रखा है। ये दो रीजन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कुछ पुराने स्टूडेंट्स की बात करें जो ऑलरेडी एसएससी कंप्लीट करके आ चुके हैं, उनसे जब अक्सर बात होती है कि यार आप लोगों को अपनी एसएससी की जर्नी के अंदर सबसे टफ पेपर कौन सा लगा, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि पीएम सबसे ज्यादा टफ था, ऐसे ही। तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, हाँ यार जब स्टूडेंट्स को ये टफ लगा तो हमें भी टफ लगेगा, और अल्टीमेटली उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। शीट नहीं आई मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ये तो पहली बात। अच्छा, आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने पहला पेपर पीएम का उठाया लॉ के बाद, ये दो? अच्छा तुम दोनों ही मौजूद हो, माशाल्लाह यार, हमारी क्लास बड़ी वर्सेटाइल किस्म की है। कौन सा पेपर दिया अभी तक तुमने? लॉ का सेटेलो का पेपर दोगे और पहला पेपर ही तुमने पीएम का उठा लिया आखिर में, उसके बाद पीएम उठाया। तुम लोगों का पीएम उठाने का रीजन क्या है शुरू में? इन लोगों ने ये सोचा कि अभी हमने F2 का पेपर भरा है, तो ये सोच के कि F2 का पेपर भरा है, F2 और F5 आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अच्छा ये हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमने F2 दिया हुआ है तो F5 के साथ उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और अल्टीमेटली F5 निकालना थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा। अच्छी सोच है, आपने भी यही सोचा, सही। तो तुम लोगों ने ये नहीं सुना कि पेपर अच्छा खासा टेक्निकल होता है, पेपर काफी टफ है, आखिर में देना चाहिए, सोना था? तो फिर क्यों आए, क्या सोच के? ये सोचा कि यार मुश्किल देना ही है, कल देना है आज देना है, दोनों सूरतों में देना तो है अल्टीमेटली, तो ज्यादा बेहतर है कि जो कल दिया जाए उससे बेहतर है उसे आज दे। अच्छा, अब मैं दोनों सिनेरियोस तुम्हारे सामने रखता हूँ और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखो यार, अगर आप पीएम का पेपर सबसे आखिरी उठाते हैं तो इसके अंदर एक अच्छी बात तो ये होती है कि पेपर देने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। यार देखो, क्रिकेट खेलनी तो सबको ही आती है ना, लेकिन फर्स्ट टाइम अब जब डिफिकल्ट टीम्स के साथ खेलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका
आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, हम लोग तकरीबन पिछले 1 साल से पैदल खेल रहे थे। अभी रमजान के अंदर हम एक टूर्नामेंट खेलने चले गए, तो वहां पे जाके पता लगा अल्टीमेटली मामला क्या है। सही है। सही, अल्टीमेटली हमें पता लगा कि हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। हम सेमी में भी नहीं जा सके, क्वार्टर में, जबकि हमने 1 साल तक खेला और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेला। वजह क्या है? कंपैटिबिलिटी का जब भी आइडिया होता है जब बेसिकली आप उस कंडीशन के अंदर जाके बैठते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा यार पहले उस कंडीशन के अंदर जाके बैठ जाए ना, पहले आसान पेपर्स दे दे, हमारा एग्जामिनर के साथ थोड़ा सा रिलेशन तो बिल्ड होगा। हमें आइडिया हो जाएगा उस 3 साढ़े 3 घंटे में हमने किस तरह परफॉर्म करना है, सीआर क्यूज को किस तरह हैंडल करना है, एमटी क्यूज को, ओटी क्यूज को किस तरीके से हैंडल करना है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद एक मुश्किल पेपर उठा लो। अच्छा है, पूरी थ्योरेटिकल एरिया के ऊपर भी कमांड बन जाएगी। हमने डबल ए का पेपर दे दिया, पूरा थ्योरेटिकल पेपर था, हमने अच्छा खासा टाइप भी कर लिया, हमें थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग भी आ गई, तो आगे जाके जब पीएम का पेपर देंगे तो वहां पे जाके ड्राफ्टिंग वाला इशू भी अपनी जगह पे नहीं होगा। दो अच्छी बात, लिटरली दो अच्छी बात, लेकिन दो बुराइयां भी। सबसे बड़ा मसला क्या आएगा तुम्हारे ख्याल से? अगर तुम लोग आखिर में पीएम का पेपर देते हो, तुम्हारे ख्याल से सबसे बड़ा मसला तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा? बेसिक्स भूल गए। आप लोग जो एमए के अंदर आप लोगों ने जो चीजें देखी थी ना, उसमें से अच्छी खासी चीजें आप क्या कर चुके हैं? भूल चुके। अब देखो इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि अब हम भूल चुके हैं तो क्या हमें पूरा का पूरा F2 दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन यार चीजों के ऊपर थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। वो आज की क्लास से पता लग जाएगा। अच्छा, आज की क्लास इस चीज के ऊपर बेस कर रही है कि मैं तो पेपर का इंट्रो रखूंगा और तुम लोगों को ये याद दिलाऊंगा तुम लोगों को कितनी चीजें याद है और कितनी चीजें याद नहीं। और उसके बाद फिर अगली क्लास से इंशाल्लाह जब भी मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाऊंगा तो उससे पहले F2 के साथ कनेक्ट करूंगा। लेकिन किसी जगह पे अगर मुझे ये जरूरत पड़ेगी कि F2 के कुछ एरियाज को तुमने देखना है, जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रख लेता हूँ। सपोज करें कि आपको वेरिएंसेस बेसिक लेवल के ऊपर याद ही नहीं है, लेकिन यार वो वेरिएंस जो बेसिक लेवल के ऊपर थे वो तुमने 3 6 या 8 घंटे की क्लासेस के अंदर देखे थे। अब मैं यहाँ पे 8 घंटे तो उसके ऊपर दे नहीं सकता। मैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भी दूंगा तो एक एक सवा घंटा बेसिक के ऊपर उसको उसको पूरा का पूरा एक दफा कवर करवा दूंगा। लेकिन अगर तुमने उसकी और ज्यादा डिटेल देखनी होगी तो फिर लाजमी तौर पे तुम्हें पीछे वाले एरियाज में जाके देखना पड़ेगा। उसका जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। यानी तुम ये समझ लो, अगर कोई स्टूडेंट आखिरी पेपर किसका दे रहा है, पीएम का, तो उसे एक ऐसे स्टूडेंट से जो फौरी तौर पे पीएम की तरफ आया है उससे तकरीबन 25 30 घंटे या 20 22 घंटे एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे। अगर तुम वो एक्स्ट्रा 20 22 घंटे दे देते हो तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। और एक और बात, यार बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम चीजें भूलते नहीं है। हमें लगता है कि हम चीजें भूल गए, लेकिन हमें चीजें याद होती है, वो आज की क्लास से हमें आइडिया होता है। तो ये नुकसान है कि हम चीजें भूल गए। ये फायदा है अल्टीमेटली कि हमारा पेपर से रिलेटेड अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। पहली बात हो गई। अच्छा, अब जरा गौर से दूसरे स्टूडेंट्स जो अभी पहला पेपर दे रहे हैं किसका, पीएम का, वो जरा इसको सुन। उसमें सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आज मैं हाइलो मैथड स्टार्ट करूंगा, उनको हाइलो मैथड याद होगा। आज मैं किसी भी स्पेसिफिक कॉस्ट में वेरिएंस तक करवाऊंगा ना तो उन्हें वेरिएंस के फार्मूलाज भी याद होंगे। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल तुम्हें क्या करनी पड़ेगी। ये तो इसका फायदा हो गया ना, नुकसान क्या फेस करना पड़ा जब पहला पेपर तुम फर्स्ट टाइम पे दे रहे हो? एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर बंदा जो तुम्हें मिलेगा सबसे पहले बताए तुमसे क्या कहेगा, ओ भाई क्या हो गया तुम्हें, कि पेपर क्यों उठा लिया। मतलब तुम जब डेट बुक करवा रहे होगे ना तो तुम्हें वो लोग याद आएंगे जो तुम्हें कह रहे होंगे कि यार ये पेपर क्यों दे रहे हो भाई पहले, क्योंकि हमने तो पहले दिया नहीं तो तुम क्यों दे रहे हो पहले। और लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली अगर मैं पुरानी वाली अटेम्प्ट्स की बात करूं ना, पुरानी वाली अटेम्प्ट्स की बात करूं जिसके अंदर स्टूडेंट ने पेपर दिया पहला पेपर पीएम का, लिटरली उनका पास रेट ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इन स्टूडेंट से जो आखिर में दे रहे होते हैं या बीच में दे रहे हैं। एक तो पहली बात, जब आप स्टार्टिंग के पेपर देते हैं ना, जैसे कोई स्टूडेंट F7 का F6 का पेपर दे के आया है तो उसका माइंड वही बना हुआ होता है, F7 वाला और F6 वाला। अब वो आया बेसिकली पीएम के अंदर, वो उतनी ही एफर्ट्स पुट करेगा जितनी उसने एफआर के अंदर पुट की। एफआर वाली एफर्ट से पीएम का पेपर नहीं निकल सकता, ये बात याद रखना। लिटरली अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं, एफआर वाली एफर्ट से पीएम का पेपर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, जरा गौर कर। यार एफआर के अंदर 4 3 या 5 मार्क्स लेने का एक आसान सा तरीका तुम ये याद कर लो, रीवैल्यूएशन साल के शुरू में होगी, साल के मिड में होगी या साल के एंड में होगी। अगर तीनों में होगी तो अल्टीमेटली उसकी एंट्रीज क्या बनती है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सपेक्ट क्या आता है। क्या इसके अलावा एग्जामिनर कहीं और पे घुमा सकता है तुम्हें? अगर किसी को एफआर याद है, कोई और जगह पे घुमा सकता है? फाइनल अकाउंट में किसी और जगह पे कोई और चीज नहीं आ सकती, नहीं आ। रीवैल्यूएशन में यही 3 चीजें होती। अच्छा, अगर बेसिकली वो आपके सामने टैक्स रखेगा तो करंट टैक्स रखेगा, डेफर्ड टैक्स रखेगा। डेफर्ड टैक्स या तो इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। करंट टैक्स को किस तरह एडजस्ट करना है तुम्हें पता हो।
तुमने 5-6 क्वेश्चन किए, उससे अलग कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कन्वर्टेबल लोन नोट्स की पहले से अलग तरीके से ट्रीट हुई भी होगी, या सेकंड तरीके से ट्रीट हो गई, या कूपन रेट और उसको अलग करके दे देगा, या लीज के अंदर एक आध एडजस्टमेंट डाल देगा। ऐसा ही होता है। आपने 4-5 ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर ली, आपको आइडिया। यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है। मतलब वो चाहता है कि बेसिकली प्रैक्टिकली आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचें। क्वेश्चन ना बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट, लॉजिक आपकी होगी उसको नए क्वेश्चन पे अप्लाई करना, तो उतनी एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो स्टूडेंट जो आखिरी पेपर दे रहे होते हैं या बीच में पेपर दे रहे होते हैं पीएम का, वो ये सोचते हैं कि यार देखो मैंने अपनी प्रीवियस स्टडीज में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 घंटे स्टडी करने के बाद जो है पेपर दे दिया, तो पीएम के अंदर मैं 100 घंटे दे देता हूँ, तो अल्टीमेटली पेपर निकल जाएगा, तो आखिर में जाके चीजें बच जाती हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वो स्टूडेंट नया आया वो होता है, उसको वैसे ही आइडिया नहीं होता 100 घंटे देने, 150 घंटे देने, 200, वो उसी हिसाब से चल रहा होता है जैसे चीजें चल रही होती है, तो अक्सर उनकी थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, सही है, अपने दिमाग में रखिएगा। और दोनों के कुछ कॉन्स हैं, वो भी अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। अब मेरी नजर में अगर देखा जाए तो सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होती है, सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आपने एफआर और पीएक्स का पेपर दिया और उसके बाद जो है वो बेसिकली पीएम की तरफ चले। लेकिन यार अगर किसी ने 2 पेपर दिए और उसके बाद 3 महीने और गुजार दिए और 2 पेपर भी दे दिए, डबल ए और एफ, तो इसका मतलब ये हुआ तकरीबन सिमिलर ही है। क्या ख्याल, जो 2-2 पेपर दे के आए हैं उन्होंने तो उतना ही टाइम गुजारा है जितना टाइम अगर सिंगल पेपर देने के बाद आप 2 पेपर देने के बाद आए, कुछ ने 3-4 पेपर दे दिए, तो बाकी मैनेजेबल है पेपर, सही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये पेपर बहुत मुश्किल है। यार लिटरली अगर तुम सिस्टमैटिक वे से नहीं चलोगे तो ये पेपर बहुत मुश्किल है, अगर तुम सिस्टमैटिक वे से चलोगे ना ये पेपर बहुत आसान। मैं तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, सर पेपर एवरेज आया था, सर पेपर इस दफा मुश्किल नहीं आया, सर पेपर इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, कुछ ये कहते हैं सर पेपर इस दफा मुश्किल नहीं आया, इससे ये मत समझ लेना पिछले 3-4 दफा पेपर दे चुके। उनके दिमाग में क्या होता है, पेपर बहुत मुश्किल आता है, जब वो पेपर दे के आते हैं कहते हैं सर इस दफा मुश्किल नहीं आया। वैसे बहुत सारी दफा हो सकता है मुश्किल आता, वरना स्टूडेंट क्यों कहेंगे कि बेसिकली मुश्किल आता। पेपर उतना मुश्किल नहीं है यार, एक सिस्टमैटिक वे, इसको अगर तुम फॉलो करो तो पेपर की तैयारी हो जाए। असल में मसला पता है क्या आता है, मसला यहाँ पे सबसे बड़ा यह आता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कम करते हैं और उसकी वजह से पेपर में जाके प्रॉब्लम होती है। अब यार यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्यों करनी पड़ती है, उसका रीजन देखो। जहां पे क्वेश्चन आइडेंटिकल हो ना, जहां पे क्वेश्चन एक जैसे हो, यानी एक जैसी ट्रांजेक्शन बार बार आ रही हो, सही, तो वहां पे एक एरिया अप्लाई होता है जिसे कहते हैं डू एज डायरेक्टेड। अच्छा, हम हमेशा अच्छे हैं डू एज डायरेक्टेड वाले में, सर हमें बता दे काम को कैसे करना है, हम अभी आपको करके देते हैं। यानी एक बंदे से कोई यार इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, वो कह रहा है आप मुझे बताएं, सिर्फ 10 मिनट की 15 मिनट की ट्रेनिंग दें, उसके बाद देखें मैं इसके ऊपर आपको कैसा काम करूं। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे ना नया सिस्टम इंप्लीमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। नॉर्मली जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो डू एज डायरेक्टेड वाली होती है, आप मुझे कमांड दे मैं आपको वो करके दूंगा, खुद से क्या सोचना है ये थोड़ा कम होता है। यहाँ पे असल में क्वेश्चन आइडेंटिकल नहीं होते, हर क्वेश्चन को स्टार्ट से पकड़ना होता है कि क्वेश्चन को आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब आपको यही नहीं पता क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो क्वेश्चन एंडिंग तक जाएगा नहीं। सर इस मसले को रिजॉल्व कैसे करेंगे, जब तुम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना जो आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे तुमने F2 का पेपर निकाला है ना, तुम अगर याद करो F2 के अंदर भी ऐसा ही होता था, बहुत सारी दफा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना। आज मैं सुबह बैठा हुआ था, एक स्टूडेंट के पास मेरा एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास। उस स्टूडेंट का मैसेज ये था कि क्वेश्चन होता है कैप्लान की किट में ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, शायद किसी को याद, कैप्लान की किट के अंदर वहां पे ये लिखा हुआ होता है अगर एक कंपनी की सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट से इंक्रीज हो, ये क्वेश्चन। तो उसने मुझे कहा कि सर आपने जब लेक्चर करवाया ना, सारे क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाया, तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन करवा लेते तो मैं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता और मेरा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब आपने वो करवाया नहीं और मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं उसको यही समझा रहा था बेटा क्वेश्चन आइडेंटिकल नहीं आएगी। अब वहां पे बैठ के तुमने खुद डेटा एज्यूम करना है कि अगर सेलिंग प्राइस इतनी हो, वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो, उसमें ये है सेलिंग प्राइस इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 60% है, अगर इन केस सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आए। वैसा कोई क्वेश्चन मैं बना के नहीं दे सकता। अच्छा, अगर मैंने वैसा कोई क्वेश्चन बना के दे दिया तो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि तुम एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम नए नए क्वेश्चन करते हो।
जितने ज्यादा नए क्वेश्चन करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहोगे, एक और नया क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें आइडिया होगा अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से यार बबल बना हुआ है, इतना मुश्किल पेपर नहीं है, सिंपल सी बात है अगर तुम अच्छे लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ छोटी सी, वो और सुनना। देखो यार, अच्छा ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एसीसी का इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी किसी भी टीचर अगर इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ राय रखे तो वो एक अलग बात है, ये मेरी सिर्फ अपनी थिंकिंग है। मेरी नजर में ना स्किल्स के जो पेपर्स है ना, उसमें मैं नॉर्मली F4 को काउंट नहीं करता। सही, क्योंकि मैं बड़े लंबे अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी सितंबर 2024 वाली भी रिकॉर्डिंग सुन लोगे, वहां भी मैंने ये वाली बात। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि उसके बाद ऐसा हुआ कि एसीसी ने ही F4 को उठा के 2027 में स्किल से हटा के और नॉलेज मॉड्यूल में था। सही, तो वो वाली बात तो प्रूव हो। अब बचे बीच में कितने पेपर, 5 पेपर, तो वो वाला पेपर तो काउंट ही नहीं करता। अच्छा, दो आसान पेपर जो मेरी नजर में स्किल्स के है ना, वो बेसिकली है टीएक्स और एफआर, मेरी नजर, टीएक्स और। अच्छा, दो मुश्किल पेपर जो आपके पास है वो है डबल ए और एफएफ। अभी मैं पीएम की बात करूं। अच्छा, दो पेपर ना ब्रिज करते हैं दो लेवल्स को, स्किल्स लेवल को प्रोफेशनल लेवल के साथ। और वो जो ब्रिजिंग पेपर है ना, वो मेरी नजर में पता है कौन से, पीएम और डबल। यानी ये दो पेपर आपको ये रियलाइज करवाते हैं बेटा इतनी मेहनत करोगे तो आगे प्रोफेशनल के पेपर निकलेंगे। यानी मैं तुम्हें एक बार बता दूं, जितनी मेहनत करके पीएम निकलेगा ना, उतनी ही मेहनत करके एसबीआर निकलेगा, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके एएफएम निकलेगा, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके एसबीएल वगैरह। बाकी तुम कौन कोई और पेपर उठाते हो तो एक अलग। अब ये बात याद रखना कि इसके अंदर तुम्हें उतनी एफर्ट्स नहीं देनी जितने तुम पुराने पेपर में आ, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा। अब वो थोड़ी सी ज्यादा सर, अगर वो आर्ट्स पहले से आप बता दें, देखो हमारा कोर्स होगा तकरीबन 110 120 घंटे, और ये बात याद रखो तुम लोगों ने अलग से तकरीबन इतने ही घंटे और थे। सही, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना आगे आने वाले 80 दिन से भी, तो रोजाना का 1.5 घंटा बनता है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें किसी दिन कोई असाइनमेंट ऐसा नहीं, अच्छा हमारे ना असाइनमेंट डेली बेसिस के ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हें किसी दिन कोई असाइनमेंट ऐसा नहीं दूंगा जो 1.5 घंटे से ज्यादा का, लिटरली। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ओटीक्यूज एमटीक्यूज 1.5 घंटे से ऊपर के नहीं हो, लेकिन तुम डेली बेसिस के ऊपर 1.5 घंटा देते रहोगे ना, तुम्हारी दो चीजें मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगी। एक कैप्लान की किट मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगी, एक स्टडी नहीं, एक कैप्लान की किट कंप्लीट हो जाएगी, एक बीपीपी के क्वेश्चन कंप्लीट। आखिर में बचेगा क्या, सिर्फ स्टडी अब, वो भी तुम साथ साथ ही करते हो। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है, वो ये कि मैं सारे काम अब कर लूंगा तो आखिर के लिए क्या बचा के रखूंगा, आखिर के लिए तुमने कुछ बचाना ही नहीं, आखिर में सिर्फ मॉक कर। बेटा एक बात याद रखो, जब एक दफा किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन याद नहीं होता, महीने के बाद सवा महीने के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे ना। अब ये नहीं कि उसको पेपर और कॉपी पकड़ के दोबारा सॉल्व करना शुरू कर दे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को जज करने की कोशिश करो, लेकिन एक बात मानने वाली, और वो ये है कि आखिर के लिए कुछ बचा के नहीं रखना। ये नहीं सोचना यार इस स्टडी हम मैं आखिर में कर लूँ, आखिर में पता है दिन कितने होंगे, टोटल मिला के 15 से 17 दिन। अभी वैसे ही ये वाली अटेम्प्ट तो रमजान वाली, तो अल्टीमेटली आखिर में टाइम हमारे पास कम बचे, तो कोशिश ये करनी है कि डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स को क्या करते रहो कब। लेकिन असाइनमेंट्स तुम्हें मिलने कब शुरू होंगे, वो लाजमी तौर पर तुम्हें अभी ईद के बाद ही होंगे, एक क्लास आज की एक कल की है, अभी रमजान इंजॉय करो। सही है, बस रमजान के फौरन बाद ना फिर ये सोचना कि अब लग के काम करो। सही है, मैं कुछ संडे की क्लासेस भी रखूंगा, क्योंकि मेरी टोटल मिला के मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरी टोटल मिला के तकरीबन, देखो एक क्लास तो हमारी आज होती है नॉर्मली, वो फ्राइडे वाले दिन होती है, वो तो अपनी जगह पे हो गई। अगले आने वाले वीक की जो हमारी 4 क्लासेस होती हैं वो होंगी मिस, तकरीबन हमारी 4 क्लासेस पीछे होंगे इस सेशन में हम स्टार्टिंग में। तो तुम ये याद रखो, अगर मैं 4 4 घंटे की क्लास रखता हूँ तो मुझे 3 संडे चाहिए होंगे। अब ये नहीं मैं शुरू में ही 3 संडे लगा दूंगा, नहीं, एक रखूंगा थोड़े दिन के बाद, एक रखूंगा रिजल्ट मेरे ख्याल से 14 के करीब करीब आ रहा है, उससे थोड़ा पहले 11 को, और एक रिजल्ट के फौरन बाद, यानी तकरीबन 18 19 के करीब का आखिर के नींद रखेंगे, आखिर में वैसे ही कभी कभार क्लास बढ़ानी पड़े, तो 4 क्लासेस होंगी हमारी उसी हिसाब से चल। बस तुम लोगों ने कोशिश ये करनी है, बस एक बात इन सब बातों में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो तुम्हें असाइनमेंट्स मिले ना यार, उसको साथ साथ कंप्लीट। क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया, तुम कंप्लीट करके नहीं आए ना, अगली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स कंप्लीट करके आए, अब मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो, वो क्वेश्चन तुमने किया नहीं। अच्छा माशाल्लाह तुम लोग इतने तेज तो हो, जब यहां तक आए हो तो इतने तेज तो हो, क्वेश्चन को देख लोगे एक दफा सॉल्व होते हुए, कम अटेंशन के साथ भी देख लोगे, तुम्हें पता तो लग गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चन को देखने में डिफिकल्टी नहीं लगेगी, डिफिकल्टी जब ही होगी जब तुम उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो।
शुरू से इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूं। बाकी जो है वो मैं आप लोग कोर्स आउटलाइन वगैरह बता देता हूँ ताकि उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए। एफआर के बाद भी पीएम सही है। देखो, पीएम तकरीबन हर पेपर के बाद दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को जो इशू आता है ना, स्टूडेंट को जो इशू आता है, अच्छा, वो स्टूडेंट जो, एक और बात सुन लो, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पे पीएम का पेपर देंगे, यार तुम लोगों ने एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो आखिर के लिए बाद में भी बात करूंगा, कि तुम लोगों ने मॉक्स के ऊपर काफी फोकस करना है। यानी पेपर से 15 दिन पहले पहला मॉक देना है, क्योंकि तुम लोग जब मॉक दोगे ना एग्जाम कंडीशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे, पेपर बिल्कुल नया नहीं लगेगा। जैसे हम मॉक देते हुए आते थे ना पहले, बस ये समझ लो यहाँ पे मॉक्स दोगे तो उतनी ही बेनिफिट मिलेंगे कितने बेनिफिट हम मॉक देने के बाद मिलता है। इस चीज के ऊपर इनसे ज्यादा मॉक देने तुम, ताकि पेपर में जाते हुए प्रॉब्लम। आ जाए भाई, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कोड तो सबको पता है, सही है, पीएम का पेपर है। और जो हमारे पास कोड आ रहा है वो बेसिकली कौन सा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, और कोड है हमारे पास बेसिकली पीएम। अभी तक जो इसका सिनारियो है वो तो बेसिकली यही है, 2027 में जाके चेंज होगा, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लिंकेज पेपर का आप लोगों को पता है, पहला पेपर आपके पास कौन सा था, F2 का। F2 के बाद जो अगला पेपर है वो कौन सा है, F5 का। F5 के बाद जो अगला पेपर है वो कौन सा है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, ये पेपर नॉर्मली स्टूडेंट कम ही देते हैं। अगर पाकिस्तान में ट्रेंड देखा जाए तो काफी कम स्टूडेंट्स का रीज। तो इसका मतलब ये समझ लो तुम्हारी जर्नी का जो आखिरी पेपर है वो बेसिकली यही है, रीजनल अकाउंटिंग। अगर किसी ने एटीएम के बारे में नहीं सोचा, वो जो एक जर्नी चली आ रही थी MA1 MA2 और F2 से। अच्छा, एक एक छोटी सी बात अगर मैं तुम लोगों से और पूछूं, एक छोटी सी बात अगर मैं तुम लोगों से और पूछूं, वो ये कि जब तुम लोगों ने F1 F2 F3 के पेपर दिए, या MA1 MA2 या FA1 FA2, तुम लोगों को उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरियाज कौन से लगे, FA वाली सीरीज के, MA वाली सीरीज के, या BT? कुछ लोग कहते हैं BT और कुछ लोग कहते हैं MA। अच्छा, अगर तुम लोग उस वक्त देखो कि F2 MA2 MA, अच्छा अगर मैं पास रेट की बात करूं तो पास रेट के अंदर भी ऐसा ही है। सबसे कम पास रेट जो है वो MA2 का है, 67%। सही है। तो क्या लगा तुम्हें, मतलब स्टूडेंट्स को वाकई में मैनेजरियल अकाउंटिंग मुश्किल लगता क्यों है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे? क्या क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं है, वही वाली बात अलते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते। देखो, FA1 की सबसे आसान बात पता है क्या, FA1 की बात करो, FA1 की सबसे आसान बात क्या है, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछेगा। ऊपर लिखा होगा कि कंपनी सेल्स कर रही है कि रेट के ऊपर बताओ इसकी एंट्री क्या बनती है। अगर आपको वो याद है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसे मार्क कर सकते हैं, ऐसे ही आप इजीली उसे मार्क कर सकते हैं। तो इस नजर से अगर देखा जाए तो FA1 आसान है। लेकिन MA1 में ऐसी कोई चीज नहीं आती। हाँ, अगर प्राइम को कॉस्ट पूछ ले या फैक्ट्री ओवरहेड पूछ ले तो एक अलग बात, वरना नॉर्मली क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते, क्वेश्चन अलग अलग होते। मेरी नजर में सबसे बड़ा रीजन जो MA के मुश्किल होने का है वो अल्टीमेटली ये कि स्टूडेंट को आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं मिलते, एक जैसे क्वेश्चन नहीं मिलते, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैसे थ्योरी तो अगर देखा जाए तो BT में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी MA मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल। वैसे एक बार बताऊं, इसका यूजेज मार्केट में ज्यादा है और इसी का इसके ऊपर फोकस भी बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर इसकी एक एग्जांपल दूं, 2027 की स्ट्रीम के अंदर, 2027 की स्ट्रीम सबने सुनी है ना, FA1 और FA2 का पेपर मर्ज हो रहा है। तो फाउंडेशन का एक पेपर रह गया FA का, F3 दूसरा पेपर, F7 तीसरा पेपर, और SBR चौथा पेपर। FA1 FA2 क्या हो जाएगा, FA1 और 2 क्या हो जाएगा, मर्ज। F3 एक पेपर हो जाएगा, और FR एक पेपर हो जाएगा, और उसके अलावा SBR एक और पेपर हो जाएगा। ऐसे ही टोटल कितने पेपर हो गए, 4। अच्छा, मैनेजरियल अकाउंटिंग के पेपर हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कम होते हैं, अगर आप अभी काउंट करके देख लें। FD में दोनों बराबर ही है, दो दो पेपर, और फिर F1 F2 F3 नॉलेज मॉड्यूल में एक एक बराबर है, तीन तीन पेपर ऊपर दी थी। लेकिन यहाँ पे जरा गौर से सुनो, यहाँ पे FR है और SBR है जो कंपलसरी है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ PM कंपलसरी है, APM कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजरियल अकाउंटिंग के पेपर्स कम और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर ज्यादा थे आज तक। लेकिन आगे आने वाली स्ट्रीम में क्या हो रहा है, FA1 FA2 मर्ज हो जाएंगे, लेकिन MA1 अलग रहेगा, नाम चेंज होगा इसका, MA2 अलग रहेगा, F2 अलग होगा,
और पीएम अलग होगा। कितने पेपर होगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। इसका मतलब क्या होगा, जितना फोकस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है उतना ही फोकस, बेटा ये बात याद रखना, हर कंपनी में बजट बनते हैं, हर कंपनी में वेरिएंस कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यूजेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। फिर यार डू एज डायरेक्टेड का वाला काम करने के लिए अल्टीमेटली एआई के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। तो आपने कुछ हटके ही काम करना, तो लाजमी तौर पे उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इसकी तरफ ज्यादा फोकस है। खैर, पेपर के लिंकेज का अच्छा खासा आइडिया आप लोग। पेपर के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी अल्टीमेटली पेपर का जो आप अल्टीमेटली अपना एग्जाम देंगे उसका फॉर्मेट क्या हो। यार ये फॉर्मेट वैसा ही है जैसा फॉर्मेट बाकी पेपर्स का था। जैसे कि एफआर का फॉर्मेट भी यही था, एफएम का फॉर्मेट भी यही था, और पीएम का फॉर्मेट भी यही। बाकी दो पेपर का फॉर्मेट इससे अलग है। एक तो डबल ए का फॉर्मेट, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है सबसे। और एक मेरे ख्याल से टीएक्स का फॉर्मेट भी डिफरेंट, टीएक्स के अंदर मेरे ख्याल से सीआरक्यू, 3 सीआरक्यू था। तो इसका वही फॉर्मेट है, जरा गौर करें, जो फॉर्मेट एफआर का है, जो फॉर्मेट एफएम का है, और जो फॉर्मेट पीएम का है, ये तीनों फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट है क्या आपके पास, जो है वो टोटल कितने सेक्शन होंगे, आपके पास टोटल सेक्शन होंगे तकरीबन कोई 3। उनकी बात सुन लेते हैं। सही। आपके पास टोटल सेक्शंस कितने, आपके पास सेक्शन है 3, कौन कौन से, पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, और तीसरा सेक्शन सी। ऐसा ही। अच्छा तुम लोग मुझे अगर ये बता यार, ये आप लोग कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हैंडआउट हमारे पास बहुत। 3 सेक्शन है हमारे पास, कौन कौन से, पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, और तीसरा सेक्शन सी। पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम नॉर्मली कौन से सेक्शन की तरफ पहले जाते हो। ए, उसके बाद, उसके बाद, अच्छा, एक स्टूडेंट हमारे पास है, मेरे ख्याल से उसका नाम शायद इकरान था, शायद तुम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल 2-3 बैचेस पहले है, तो इसका मतलब है तुम लोगों की कभी मुलाकात नहीं हुई। उस स्टूडेंट ने मुझे एक दफा कहा कि मैं पहले सेक्शन सी कंप्लीट करता। मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा डबल ई के अंदर मैंने सेक्शन सी पहले कंप्लीट किया, क्योंकि उसकी नजर में, क्योंकि उसके कहने उसकी नजर में सेक्शन सी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू, जो सेक्शन बी ज्यादा आसान है, सीआरक्यू ज्यादा आसान है एमटीक्यूज के। और लिटरली अगर ये बात देखी जाए तो सही भी है ना, क्योंकि सीआरक्यूज के अंदर आपको आइडिया होता है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या प्लानिंग या सब्सटेंटिव पूछेगा, तो आपको पता होता है कि ये 2-3 एरियाज जो है वो बेसिकली एग्जामिन होंगे होंगे। अल्टीमेटली आप उसी के ऊपर ग्रिप बना के जाते, ये उस स्टूडेंट का कहना था। उसने कहा सर मैंने इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन किए हुए थे। अच्छा, वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बार बार एक ही जैसी ट्रांजेक्शन क्या होती है, रिपीट हो रही हो। तो उसने कहा मेरी इसके ऊपर बेहतर कमांड थी, तो मैंने सोचा पहले ये कर लेता हूँ। ओटीक्यूज के ऊपर मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं थी, आखिर में मैंने ओटीक्यूज की। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा तुमने क्या एफएम के अंदर भी ऐसा किया, उसने कहा नहीं। तो एफएम हो गया या एफआर हो गया, नॉर्मली स्टूडेंट पहले सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, और सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। असल में ये दो सेक्शन थोड़ा रिलैक्सिंग मूड के ऊपर होते हैं, क्या ख्याल है। क्वेश्चन का डेटा कम होता है, ऑब्जर्व करना आसान होता है, नया नया पेपर के अंदर बैठे होते हैं, कंडीशन के साथ यूज टू होने के लिए बड़े अच्छे सेक्शन है। तो आप लोगों ने ये 2 सेक्शन ही पहले कर, सेक्शन ए पहले करेंगे, बी बाद में करेंगे, सी आखिर में करेंगे। अच्छा ये बताएं टाइम कितना एलोकेट करते हैं आप लोग नॉर्मल। 1 घंटा 10 मिनट तकरीबन इसके ऊपर। अच्छा आप में से कोई 1.5 घंटे वाला है, कोई है तो ये सोचता हूँ पहले पे 1.5 घंटा, दूसरे पे 1.5 घंटा, नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स अगर देखा जाए तो पहले के ऊपर 1.5 घंटा और दूसरे के ऊपर 1.5 घंटा ही लगाना चाहिए, बल्कि दूसरे के ऊपर तो शायद 1.5 घंटे से भी कम। लेकिन कुछ स्टूडेंट एक हरकत करते हैं, वो मैं बताता हूं। वो ये कहते हैं सर मैं पता है क्या करूंगा, मैं पहले 20 मिनट में सॉल्व करूंगा क्या, सेक्शन ए, फिर 30 मिनट में सॉल्व करूंगा क्या, सेक्शन बी। जरा गौर कर लीजिएगा इस बात के, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों मिला के कितने हो गए, बेहतरीन, ऐसा ही है। और 130 मिनट सुकून से लगाऊंगा कहाँ पे। अब यार यहाँ पे गलती होती है, ये बात याद रखिए, वो गलती पता है, अच्छा सुन लो, यहाँ पे गलती हो, वो गलती पता है क्या होती है, देखो यार, जिसके 30 मार्क्स है ना, उसको तुमने 20 मिनट में सॉल्व किया। यार अगर वो इनहेरेंटली 20 मिनट में सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आसान आ गए तो एक अलग बात। लेकिन अगर तुम जानबूझ के उसे प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं किसी तरीके से इसको 20 मिनट में सॉल्व कर लूं, यानी पहले से ही प्रैक्टिस करके गए हो कि मैंने इसको 20 मिनट में निपटाना है, तो ये गलत है। यार 30 मार्क्स के लिए तुमने रखे 20 मिनट, 30 मार्क्स के लिए तुमने रखे 30 मिनट, और 40 के लिए 130। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का। तो इसलिए जो एक आइडियल होता है, वो आइडियल ये होता है
कि तकरीबन कोई सवा घंटा, 1.25 यहाँ के लिए, यानी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, और 1.75 यहाँ के लिए, यानी तकरीबन कोई पौने 2 घंटे। सवा घंटा वहां पे लगा दो यार। वैसे तो मार्क्स के हिसाब से ये भी सही नहीं है, लेकिन सवा घंटा वहां पे लगा दो, क्योंकि ओटीक्यूज एमटीक्यूज जल्दी हो जाते हैं, और पौने 2 घंटे यहाँ पे लगा दो। लेकिन ये जो 50 45 कुछ कहते हैं 40 मिनट में ही करके आगे चला जाऊंगा, सकून से करूंगा सीआर। बेटा उस सुकून का कोई फायदा नहीं है कि उसके मार्क्स देखो कितने। सही है, तो इसलिए सीआरक्यूज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। अच्छा एक बात सुन लो, एक और बात सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को शायद इसके बारे में आइडिया भी होगा, जब आपका पेपर निकलता है ना, तो तकरीबन तीनों सेक्शन में निकलता है। और जब पेपर रुकता है, अल्लाह ना करे अगर किसी का रुका हो पहले, नहीं वैसे पार्ट ऑफ द गेम है, रुक भी गया रुकी बसने वाली बात। लेकिन अगर रुका हो किसी का, तो उसको ये आइडिया होगा जब फेल होते हैं तो तीनों सेक्शन फेल होते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात, जरा गौर कर। अच्छा कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेके आते हैं, सर सुने, मेरे साथ पता है क्या हुआ। मेरे मार्क्स आए 53% किसके ऊपर, सेक्शन ए में, 52% किसमें, सेक्शन बी में, और 47% किसमें, सेक्शन सी में। मेरा पेपर रुक गया। तो एवरेज हुआ तो पता लगा पेपर रुक गया। एग्जाम्पल दिए, हाइपोथेटिकल नंबर है, सही, रुक गया पेपर। कितने के ऊपर रुका, 49 के ऊपर पेपर। सर देखे ना, मेरे ये 2 पास थे, ये फेल था। बेटा मुझे ये बताओ, दोनों पास में क्या पास है, कितना फर्क है इन दोनों। वो 53 पे है, वो 52 पे है, वो भी जस्ट पास है, ये भी जस्ट फेल है। इसका मतलब ये हुआ, तीनों में देखा जाए तो एवरेज एक ही है ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ना होने के बराबर जिनका ये वाला मसला है। 60% यहाँ पे, 70% सेक्शन बी में, और सीआरक्यूज में आ गए सिर्फ 10% और पेपर फेल हो गया। ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हारी अच्छी ग्रिप है ना चैप्टर्स के ऊपर, तो फिर ओटीक्यूज एमटीक्यूज भी अच्छे होंगे, तो सीआरक्यूज भी अच्छे होंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, उन्हीं चैप्टर के सीआरक्यूज है जिन चैप्टर के ओटीक्यूज और एमटीक्यूज है। ओटीक्यूज एमटीक्यूज सही हो रहे हैं, सीआरक्यूज सही नहीं हो रहा। यानी सीवीपी में ब्रेक इवन निकालते हो तो सीआरक्यू में सही नहीं निकलता, लेकिन ओटीक्यू एमटीक्यू में निकल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, जब निकलेगा ना पेपर, तो उसको सपोर्ट जो करेंगे वो तीनों सेक्शन करेंगे, एक सेक्शन सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखिए। यानी मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये नहीं कि जब तुम पेपर की तरफ जाओ ना, यानी पेपर की तरफ नहीं, शुरू से तैयारी करो। सर ओटीक्यूज एमटीक्यूज तो मुझे, यार ये एक स्टूडेंट के साथ लिटरली हो चुका है पास। उस स्टूडेंट के सेकंड अटेम्प्ट में 78% मार्क्स आए थे, 78%। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका 48 के ऊपर पेपर फेल हुआ था। मैं आपको मेन रीजन बताऊं, मेन रीजन क्या था। मेन रीजन अल्टीमेटली ये था कि वो पहली दफा में ओटीक्यूज और एमटीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं कर। अच्छा वो भी पेपर देने के बाद ही पता लगा, और मैंने ओटीक्यूज एमटीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं की, मैंने सिर्फ सीआरक्यूज की प्रैक्टिस कर ली। मैंने कहा सीआरक्यूज की प्रैक्टिस कर लूंगी तो ओटीक्यूज और एमटीक्यूज की तो वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अच्छा ये बात तुम भी जानते हो, ओटीक्यूज एमटीक्यूज को सॉल्व करने का जो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, सीआरक्यूज को सॉल्व करने का सिनेरियो डिफरेंट। यानी आपका दिमाग ही उस लेवल के ऊपर काम करना अलग से शुरू कर देता है। अच्छा यार, मैं सीआरक्यू कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इररेलेवेंट होगी। अच्छा अभी मैं ओटीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम चीजें क्या होंगी, रेलिवेंट होगी। तो दिमाग भी उसी तरह काम करना शुरू कर दे। अच्छा हमारे पास सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। सबसे खतरनाक किस्म की बात वो ये, सेक्शन सी में आएंगे 2 सीआरक्यू। अभी तक कोई खास बात यहाँ पे आ, और वो क्या है सुनो भाई। खास बात ये, नॉर्मली जब आप एफआर का पेपर देते हैं, तो या ऑडिट का पेपर, तो उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आप एफआर का पेपर देते हैं तो आपको पता होता है एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा, या तो कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल। ऐसे ही सब इस बात को मानते हैं। अच्छा अब तुमने क्या किया, अब तुमने रेशियोज के 5 7 8 10 12 क्वेश्चन कर लिए, फाइनल अकाउंट्स के 8 10 क्वेश्चन कर लिए, कंसोलिडेशन के 8 10 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन तुमने पूरे कर लिए, तुम्हारा मसला हल हो। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तुम इजीली उसे क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जिनके अच्छे मार्क्स थे एफआर के अंदर, किसी के हैं 80 80 अब 75 72 77, आपने कितने फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस की थी, तकरीबन 10 के करीब करीब। अच्छे मार्क्स अटेन करने के लिए यार, अगर आपने 10 फाइनल अकाउंट्स, 10 कंसोलिडेशन के क्वेश्चन, इसमें 5 इनकम स्टेटमेंट के उठा लो, 5 बैलेंस शीट, और रेशियोज के 10 क्वेश्चन करी, 5 6 की थ्योरी निकली और 5 6 की थ्योरी देख ली, तो अल्टीमेटली आप पेपर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अगर आपकी पेपर के ऊपर अच्छी गिरे है। ये बात सब मानते हैं यार। उसमें प्रिडिक्टेबल एरियाज है कि ये एरियाज क्या होंगे, एग्जामिन होंगे।
इसका पहला खतरनाक मामला ये था कि क्वेश्चन आइडेंटिटी करनी है, दूसरा खतरनाक मामला ये, जरा गौर से सुनो इस क्या लिखा। CRQs primarily focus on decision making, budgeting, control and performance measurement। यानी चार एरियाज ऐसे हैं, चार एरियाज ऐसे हैं जहां से CRQs बन सकते हैं। पहला एरिया कौन सा? डिसीजन मेकिंग का। दूसरा कौन सा? बजटिंग का। तीसरा कौन सा? कंट्रोल का। पांचवा, चौथा कौन सा? परफॉर्मेंस। सर वहां पे तीन थे, यहाँ पे चार आ गए, तो मसले वाली बात तो नहीं है। आगे सुनो। विद इन द सिलेबस हाउ एवर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द मोस्ट लाइकली। तुम लोग मोस्ट लाइकली का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे, कितने परसेंट? 70% का मतलब होता है मोस्ट लाइकली, 60% का मतलब होता है मोस्ट लाइकली। यहाँ पे मोस्ट लाइकली का मतलब मैं मस्ट लिख नहीं सकता था क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा। सही है। मोस्ट लाइकली का मतलब यहाँ पे 98% है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है रैंडम नंबर 98, मैं 99 भी लिख दूं, मैं 100 भी लिख दूं। 100% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन कहां से आएगा, परफॉर्मेंस। एक क्वेश्चन लाजमी है कहां से आएगा। सर ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, पता लग गया CRQ एक कहां से आएगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यार तुम्हें भी तो पता था CRQ एक कहां से आता है, रेशियोज से। रेशियोज की दो तीन वेरिएशन तुमने देख ली, बात खत्म। यहाँ पे इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर भी 5 एरिया है। ROI सुना होगा तुम लोगों ने। डिफरेंट रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अजान के बाद डिस्कस कर लेते हैं सर, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे नहीं होगा। ये ले दो कप, ये है आपके पास। ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में आपको। अगर आप मुझे ग्रुप में ऐड कर देना और ग्रुप का लिंक मुझे भेज देना, तो मैं हाथ से आप ग्रुप के ऊपर ही फाइल शेयर कर दूँ, तो बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ। वो ठीक ये है वाले ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, ठीक ये वाले बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे? है मैम। ठीक है भाई। आप उसका QR कोड देना, यहाँ से दे दूंगा, स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कहाँ पे भेज देंगे, तो मैं यहाँ पे कैसे भेजूंगा? आपके पास जब देखो कि आपको कुछ चैट की हाँ बैठना है। मैं अपने पास भी ज्वाइन कर लूंगा, वहीं पे जल्दी भेज दीजिएगा। अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनिएगा। यार देखो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर जो है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास चार पांच एरिया है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक आ रही आप लोगों ने देखी, तो मैं याद होगा तो तुम लोगों ने बैलेंस स्कोर, उसके थ्रू 3 E's भी आप लोगों ने देखा है, उसके ऊपर भी CRQs वगैरह बन सकते हैं। यानी वो एरिया जो आपने पहले देखे हैं को, वो आपने क्या करना है बेसिकली, अपनी नॉलेज को उसके सामने एक्सप्रेस करना उन स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। तो एक CRQ तो आपके पास PM से बनेगा ही बनेगा, और एक CRQ आपके पास PM से बनेगा, इसका मतलब इस CRQ की आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो वो तकरीबन हमारे पास टोटल मिला के तकरीबन 15 से 17 सवाल होंगे इसके, हम तक जाएंगे। अगर 20 आपके solve कर लेते CR, मसला क्या है? मसला ये कि CRQ है ना, तो या कहाँ से बनेगा, ये असल मसला ये। क्योंकि सुनने में तो बजटिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल याद अच्छे खासे लेंगे, जरा गौर करें। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सही। हमारे पास जो पेपर के अंदर है वो बेसिकली टोटल मिला के 5 सेक्शन है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले कितने सेक्शन के बारे में बात हुई है? 4। कौन कौन से? बजटिंग, कंट्रोल,
बजटिंग कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसमें वो मौजूद है, जरा गौर करिएगा। बजटिंग कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, सर 3 रह गए। अच्छा ये तो तुम्हें पता है, ये तो कैपलान में, और अगर आप स्टडी ऐप पे देखें ये तो आपको अलग से मिल जाता ये बेसिकली कोई चैप्टर तो नहीं है यार, स्प्रेडशीट को कैसे यूज है, प्रोसेसिंग यूज है, कौन कौन सा डेटा को के बीच हो जाता। अच्छा आपके पास 5 सेक्शंस आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, अभी कितने, 4 के बारे में, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड कंट्रोल और परफॉर्मेंस। सीआरक्यू आ सकता है, सही है वो अच्छा ये जो ग्रुप की लिंक अभी फैकल्टी ने शेयर की है, इस दूंगा, क्या नाम है, ये जो मैंने अभी कुछ हैंडआउट्स दिए बेसिकली क्लास के अंदर, वो हैंडआउट जो है वो बेसिकली इसी ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए यार, वो मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ ना शायद उसकी वजह से, सही। अच्छा आप सुने, पहला कौन सा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिसीजन मेकिंग से, अच्छा एक सीआरक्यू कहां से बना, एक सीआरक्यू बन गया यहां से, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक सीआरक्यू बन गया यहां से, तो बाकी एरिया से फिर क्या होगा भाई, अगर 2 सीआरक्यूज यहां से आ गए, अच्छा तुम्हें पता है 2 सीआरक्यूज के अलावा 3 एमटीक्यूज भी आते हैं, फिर पहला एमटीक्यू कहां से बनेगा, पहला एमटीक्यू यहां से बन जाएगा, एक एमटीक्यू यहां से बन जाएगा, और एक एमटीक्यू यहां से बनेगा। अच्छा यहां का जो एमटीक्यू है ना वो मस्ट है, वो तो आना ही आना है। यानी इसका मतलब है 2 चीजें पेपर में कंफर्म, पहला स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक का एमटीक्यू लाजमी आएगा, और परफॉर्मेंस का सीआरक्यू का, इसका मतलब है 30 मार्क्स आपको पता है कहां से आने, बाकी 70 आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देख के स्टूडेंट को ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आती, वो कहते हैं चीजें तो अपनी जगह पे स्मूथ है, जरा गौर करें मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं आपकी जगह पे बैठा होता और सारी बातें सुन रहा होता, जरा गौर करें। एक सीआरक्यू कहां से बनेगा, एक सीआर को या तो, यार मैंने बजटिंग की प्रैक्टिस करनी थोड़ी बहुत कर लूंगा, बजटिंग से एक सीआरक्यू आ जाएगा, या एक कहां से आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग से आ जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी कर लूंगा, या एक कहां से आ जाएगा, कंट्रोल से आ जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी आ जाएगी। ये जब तक क्लैरिटी है, जब तक स्लाइड यहाँ पे है, स्लाइड को चेंज करते हैं, जरा गौर करो, यहाँ पे एकदम से चीजें चेंज होंगी, सुनो। सबसे बड़ा मसला अब यहाँ पे क्रिएट होता है, इधर बेटा डिसीजन मेकिंग, एक सीआरक्यू आ सकता है, आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में कितने एरिया, या तो वो सीआरक्यू कहां से बनेगा, ये बात, मसला यहाँ पे आता है। तुम अगर किसी स्टूडेंट से, सेंसिबल स्टूडेंट से पूछोगे ना पीएम मुश्किल क्यों है, अच्छा इन दोनों मसलों को एक ही मसले से हल कर सकते हैं, अब गौर करो कैसे, सीआरक्यू प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बेटा एक बार बताओ, एक बैट्समैन के लिए हर बॉल की आती है, फिर भी खेलता है ना, कैसे खेलता है, प्रैक्टिस करके, सीआरक्यू इजीली क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे, लेकिन अगर तुम कम सीआरक्यू की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट पेपर के हिसाब से, सुनो। लास्ट पेपर में बहुत से लोगों के पास क्या है, एक्टिविटी बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग 2 दफा क्या हो चुका है, एग्जाम हो चुका है पास्ट में, 2 दफा, 2025 में, नहीं 2024, और एक दफा दो स्कैनिंग का क्वेश्चन करके आ जाए, और अगर आपने और ये सोचा यार इसका क्रिएट कर, तो बस इस चीज का ख्याल है, सपोज करो एक चैप्टर है जिसका नाम है प्राइसिंग, उसका आज तक सिर्फ 2 दफा सीआरक्यू आ चुका है, तो अगर वो दोनों क्वेश्चन मैंने किए, मैं इस दफा प्राइसिंग से सीआरक्यू बन गया, मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा, और अगर मैंने वो दोनों सॉल्व नहीं किए, तो प्राइसिंग का सीआरक्यू मुझे अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। तो यहाँ पे सारा का सारा गेम पता है किसका है, मैक्सिमम लेवल के ऊपर सीआरक्यूज की प्रैक्टिस का। तो अगर मैं तुमसे ऐसी आइडिया मांगू
कि तुम्हारे ख्याल से हमें कितने CRQs की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तुम कोई आइडिया दे सकते हो? मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा, सुने बेटा, मैंने ये कहा था, ये वाली बात एक दफा दोबारा सुन लीजिए। मैंने ये कहा था कि इस दफा रिसेंटली अटेम्प्ट के अंदर जो एक क्वेश्चन बना ना, वो क्वेश्चन, अच्छा दो क्वेश्चन बने बेसिकली ना, एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर दिया है, मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बना एक्टिविटीज बजटिंग के ऊपर। क्वेश्चन किसके ऊपर बना? ABB, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का क्वेश्चन दो दफा आया है, सिर्फ दो दफा आया है, तो मैं उसके दो क्वेश्चन मिलेंगे पास पेपर में, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे बेटा। ये तो CBP एनालिसिस वाला है, कुछ लोगों के पास ये भी आया। और मैं एक बात बताऊं, CBP एनालिसिस के भी हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चन ही थे। दो क्वेश्चन, 2017 का, एक 2023 का। उससे पहले का कोई क्वेश्चन हमारे पास मौजूद नहीं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ABB, उसके भी हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चन। अब पता है स्टूडेंट अपनी तरफ से क्या करते हैं? वही कहते हैं यार ये दो दफा तो आया, पता नहीं इस दफा आया ना आया, अब मैं किस किस की प्रैक्टिस करके जाऊं? ये बड़ा गलत होता है यार। कम प्रैक्टिस कर लो, हल्की कर लो, पूरे एरर्स के साथ कर लो, लेकिन सबकी कर लो। पर इस बार इसके कुछ एरियाज के ऊपर कमांड बनाओ। 80% एरिया के ऊपर, 80% कमांड बनाने से अच्छा है 100% एरिया के ऊपर 70% कमांड बना लो, पेपर आराम से निकल जाए। क्योंकि पता नहीं तुम किसी को छोड़ के जाओ और एग्जामिनर को पता लग जाए तुम इसको छोड़ के आए हो, वही से CRQ बना दो। तो ये वाला, क्योंकि देखो एक CRQ अगर गलत किया तो आप 80 में से 50 लेने, अब 100 में से 50 नहीं लेने। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया लास्ट टाइम एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या हुआ था, एग्जामिन हुआ था, सही है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के स्टूडेंट के बाद दो सवाल थे, एक 2017 का और एक 2024 का। ये सिर्फ दो दफा पहले एग्जामिन हो चुका है। अगर स्टूडेंट ने ये दो क्वेश्चन किए हुए थे तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। और अगर स्टूडेंट ने ये दोनों सवाल स्किप कर दिए तो फिर लाजमी तौर पे पेपर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन स्टूडेंट का पेपर रुकता है ना, उनमें से अगर मैं मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करूं, उनकी रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं होती। सर वो आप आखिर में ये बता दें रिकॉर्डिंग्स रह गई थोड़ी सी, वो पूरी कर लूं या प्रैक्टिस कर लूं? नंबर टू, एक और बात बताऊं, ये तो पहला मसला हो गया। नंबर टू, रिकॉर्डिंग पूरी अभी अभी की है, प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला। इस चीज से थोड़ा सा बचना, इंशाल्लाह चीजें अपनी जगह पे स्मूथ ही रहे। अब मुझे यार एक सेकंड के लिए रुक जाओ, बस एक मिनट बताओ। आप बताइएगा, अब आवाज क्लियर है या अभी भी इशू आ रहा है? जी आप बताइएगा, आप कंफर्म करिएगा मुझे। जी बाकी स्टूडेंट कंफर्म करिएगा। चले अब जरा गौर से सुने। अब मैं एक्टिविटी पे बदलिंग एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अब मैं दे रहा हूँ CVP एनालिसिस। जरा गौर करिएगा। CVP एनालिसिस एग्जामिन हुआ। सीवीपी एग्जामिन CVP एनालिसिस जो है वो बेसिकली एग्जामिन कब हुआ? ये मार्च थी ना, हाँ, दिसंबर 2025 के अंदर, नहीं पिछली अटेम्प्ट के। अच्छा इसको बाकायदा तुम लोग इंशाल्लाह मेरे साथ आखिर में इसका सवाल भी देखोगे, क्योंकि एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसका क्वेश्चन भी दिया। हमारे पास जो है वो बेसिकली इसके दो सवाल है। एक सवाल है जिसका नाम है एल्का, एल्का होटल के नाम से, और वो क्वेश्चन आया था 2017 या 18 में, 17 लिख रहा हूँ सही। और एक उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है हेल्थ नट्स, जिम का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आया था 2023 में। 22 में भी हो सकता है, सही, 22 या 23। ये दो क्वेश्चन हमारे पास CVP एनालिसिस के थे। अगर आपने ये दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी है, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपने इजीली हैंडल कर लिया, आपकी नजर में पता क्या होगा? सर पेपर हल्का आया है। और अगर ये दो क्वेश्चन नहीं करके गए पेपर में, वो क्वेश्चन आ गया, आपको लगेगा पेपर में कुछ नया आ गया। मुझे लोग कहते हैं ना पेपर में कुछ नया आ गया, वो इसलिए आप पीछे पास पेपर सॉल्व करके नहीं गए। नहीं, तुम मुझे ये कंप्लेन नहीं कर सकते, सही है। उसका रीजन ये, उसका रीजन बताता हूं मैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर आप कितने CRQs बेसिकली
ना ये बात है कि सर आप कितने सीआरक्यूज करवाएंगे, ना ये बात है सर कितने सीआरक्यूज हम करेंगे, कितने सीआरक्यूज कवर होंगे, कुछ मुझे करवाने पड़ेंगे, कुछ तुम लोग करोगे, मतलब इस तरह करके टोटल कितने सीआरक्यूज कवर होंगे। हमारे पास जो सीआरक्यूज कवर होंगे वो तकरीबन होंगे 55 से लेकर 60 तक। वो तुम लोग गिन लेना, इससे नीचे नहीं होंगे, इतने ही होंगे, या इससे एक आध ऊपर होता है। अब ये क्लासेस में कवर कैसे हो पाए यार, ये मेरा काम है, सही है, वो मैं कैसे कवर करवाऊंगा मेरा काम है। हर पुरानी अटेम्प्ट के जितने भी बच्चे हैं, उनसे पूछ लो, इतने सीआरक्यूज कवर होते हैं क्लास के। सही है, अब वो किस तरह होते हैं उसका पूरा एक सिस्टमैटिक वे है, वो इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। अगर तुम इन 55 से 60 सीआरक्यूज को कंप्लीट करके जाते हो, तो फिर इंशाल्लाह पेपर के अंदर तुम्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। सही है, इंशाल्लाह आराम से पेपर हैंडल हो जाएगा। सही है, अगर तुम इसमें से कम क्वेश्चन करके जाते हो, फिर पेपर में वही वाले एरिया आ जाते हैं जो तुमने पहले नहीं किए, तो पेपर के अंदर प्रॉब्लम हो, बस इतना मसला। अच्छा, अब सीआरक्यूज के ऊपर इतने सीआरक्यूज करने के बाद तुम ये सोचो कि हमने सिर्फ सीआरक्यूज कर लिए, अब ओटीक्यूज और एमटीक्यूज से जान छूट गई, ऐसा कुछ नहीं है, उसको साथ साथ कर। मैंने तुम लोगों से एक बात शुरू में की थी, डेली बेसिस के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स है, मैंने सारी चीजें पहले कैलकुलेट करके रखी हुई है, उसके डेली बेसिस के असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं। तुम बस वो करते रहो, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो। सही है, इंशाल्लाह आखिर तक सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी। कब तक? पेपर से 15 दिन पहले तक। यानी हम एक वेंसडे को सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद एक वेंसडे और आएगा, उसके बाद आखिरी वेंसडे के ऊपर तुम्हारा पेपर हो। अच्छा, एक और बात बेटा, वो जो वेंसडे को मैं कोर्स खत्म करूंगा ना, उसमें ऐसा नहीं है मैं कुछ छोड़ दूंगा और आखिर में कहूंगा चलो यार अब इसको रिवीजन क्लासेस में देख लेंगे, नहीं, उसमें कुछ छूटा हुआ नहीं होगा, तकरीबन सब कुछ कवर हो। उसके बाद क्यूरी सेशन स्टार्ट होंगे, वो तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर होता है, 1 घंटे का। रात के टाइम में रखते हैं हम, 10 से लेकर 11 बजे तक ऑनलाइन क्यूरी सेशन होता है। जो तुम्हारी क्यूरीज होती है तुम ग्रुप पे शेयर कर देते हो, हम उसको इसके बाद क्या कर लेंगे, डिस्कस कर। तो ये पूरा का पूरा सवाल। बाकी कोर्स आउटलाइन की तरफ आता हूँ, जरा गौर करो यार, ये जरा देख लीजिएगा। एक दो स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लेंगे ना, तो फिर वो लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा है। यार, मुझे ग्रुप वगैरह ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तकरीबन ये एंडिंग की तरफ चले जाएगा। हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं? अब जरा गौर से देख लीजिएगा यार, ये सिर्फ टॉपिक की लिस्ट है। मैं टॉपिक के बारे में ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह जब हम कर रहे होंगे तो खुद ब खुद डिस्कस हो जाएंगे। अभी मैं टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस भी करूंगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है कि मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में तुम्हें ये बताऊं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, क्योंकि जब इंशाल्लाह उसके चैप्टर की तरफ जाएंगे जब ही फायदा है। मैं तुम्हें नंबर ऑफ चैप्टर्स बता रहा हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सबसे पहले तो आईटी वाला एरिया है, वो तो अलग से है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके सब कंटेंट नहीं है, तो वो अलग से हो गया। ये वो वाला एरिया जहां से पहला एमटीक्यू बनेगा ना, ये वो वाला एरिया जहां से पहला एमटीक्यू बनेगा। उसके अंदर कौन कौन से एरिया आ गए? उसके अंदर सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अच्छा, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर तुम्हें याद, तो तुमने हल्की फुल्की F2 में देखी है, यहाँ पे डिटेल में देख लो। सही है, इसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर एक्टिविटी बेस्ड बजट भी बनते हैं, और उसी का सीआरक्यू लास्ट टाइम आया। सही है, तो अच्छा एरिया। टारगेट कॉस्टिंग, ये भी थोड़ा बहुत तुम लोगों ने F2 में देखा है, अगर तुम लोग याद करो। उसके बाद फिर अगला क्या है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये भी तुम लोगों ने F2 में देखा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में यार। अब कितनी डिटेल के अंदर है वो इंशाल्लाह जाके देखेंगे तो आइडिया हो जाए। अच्छा, इन दोनों के बारे में तुम लोगों को आइडिया नहीं है अगर देखा जाए। थ्रूपुट अकाउंटिंग नाम की कोई चीज तुम लोगों ने नहीं सुनी। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर सुना था? इसमें पहले आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, फिर रैंकिंग करते हैं, फिर आखिर में ऑप्टिमल प्रोडक्ट को। उसका एडवांस वर्जन है।
खैर आखिर में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 मार्क्स हर पेपर में यहाँ से आते ही आते हैं। एक OTQ या 2 OTQ आएंगे। और पेपर नॉर्मली स्टूडेंट का कहाँ पे फ्लंक होता है, 46, 44, 48, 49। वो इसी तरह की कुछ एरियाज होते हैं जो अगर ऐड हो जाए तो मार्क्स ऊपर जा सकता है आराम से। उसके बाद फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये अच्छा इस सेक्शन में ना तुम्हें MA2 वाले चैप्टर ज्यादा मिलेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग F2 में नहीं है, MA2 में। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर अवेलेबल हो, रेगुलर यूज में हो तो क्या करते हैं, मटेरियल अगर अवेलेबल हो रेगुलर यूज में ना हो तो क्या करते हैं, मटेरियल अगर अवेलेबल ही नहीं है, लेबर अगर स्पेयर कैपेसिटी में है, तो इस तरह के रूल्स थे, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग में यहाँ पे देखेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में। एक चैप्टर है, स्टूडेंट को बड़ी आसानी हो जाती है इसकी वजह से, अगर उन्होंने MA2 में ये चैप्टर देखा हो। क्योंकि जो तुमने MA2 में देखा है ना, वो इसी चैप्टर का 70% है लिटरली। अगर तुमने MA2 में CVP एनालिसिस देखा हुआ है तो तुमने 70% CVP एनालिसिस देखा हुआ है F5 का। पता है क्यों? क्योंकि वो ये एज्यूम करेंगे कि तुम्हें CVP एनालिसिस के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट MA2 से थोड़ी आता है। ACC का रूट जो नॉर्मली स्टार्ट होता है वो तो F1 से स्टार्ट होता है, और F2 में CVP नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सवाल भी हैं कि सिंपल सीलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, और कह रहा है ब्रेक इवन निकाल के दो, बस। कुछ ऐसे सवाल भी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है अगर आपने MA2 का पेपर पढ़ा हुआ है। 70% CVP एनालिसिस आपका ऑलरेडी क्या है, कवर्ड। तुमने ना हमेशा एक प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक इवन निकाला है, लेकिन कंपनी नॉर्मली एक प्रोडक्ट बेचती है, एक से ज्यादा, तो मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक इवन कैसे निकलता है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे जाके और देखेंगे। तो सर ये 30% नया है और बाकी 70% वही पुराना। यार यहां तक सवाल आए, तुम्हें याद है इसके ऊपर एक ग्राफ होता था, शायद तुम लोगों को याद हो, इधर ये एक सेल्स की लाइन होती थी, ये एक फिक्स कॉस्ट की लाइन होती थी, ये एक टोटल कॉस्ट की लाइन होती थी। पास पेपर में एक स्टूडेंट ने, सेंसिबल स्टूडेंट ने, ऐसा स्टूडेंट जिसकी बात के ऊपर हम इजीली यकीन कर सकते हैं, उसने कहा कि सर ये वाली लाइन के बारे में, उसने कहा कि बताओ ये टोटल कॉस्ट है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, या फिक्स कॉस्ट। ये वो स्टूडेंट भी इजीली इसका आंसर दे सकता है जिसने MA2 का पेपर पढ़ा हो। चलो एक और बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट इसने F2 कंप्लीट कर लिया, चीजें उसको याद है, वो PM का मॉक उठा के बैठ गया और सोचे यार इसको बैठ के सॉल्व करते हैं, कहाँ तक जाऊंगा, तुम्हारे ख्याल से कहाँ तक पहुंच जाएगा वो? कितने मार्क्स अटेन कर लेगा? अगर 30 होते ना, मतलब तो फिर तो PM का कोई मसला ही ना होता ना। 30 है नहीं, 30 नहीं। ये तकरीबन जाते हैं 15 से लेकर 20 तक। अगर कुछ अच्छे चैप्टर आ गए जिनका F2 के साथ ज्यादा कनेक्शन था तो 25 तक भी जा सकते हैं। जैसे 6-7 मार्क की कैलकुलेशन ROI RI के ऊपर आ गई तो 25 तक भी जा सकता है, लेकिन बहुत नीचे भी जाएगा तो 15-16 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर आपका F2 के ऊपर अच्छी ग्रिप है तो यहाँ पे आपको इजीली 15-16 मार्क्स मिल जाए। सही, अगर उसने CVP के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां से फायदा। एक और एरिया, प्राइसिंग। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग। तुम्हें याद है तुम लोगों ने एक एरिया देखा था, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने ट्यूटर से ये भी पूछा होगा, मुझसे तो पूछते हैं अक्सर बच्चे कि सर एक लिमिटिंग फैक्टर है, अगर एक से ज्यादा होते हैं फिर क्या करते? ये होता है अक्सर सवाल। अगर दो लिमिटिंग फैक्टर, मटीरियल लेबर दोनों लिमिटिंग फैक्टर हो फिर क्या करेंगे? तो अक्सर फिर वहां पे बात आती है कि यार वो F5 में जाके देख लेना। और F5 में कहाँ पे देखोगे? लिमिटिंग फैक्टर या लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर को हैंडल करना। प्राइसिंग का एक एरिया है, ये तुम लोगों ने पहले नहीं देखा हुआ। रिस्क एंड ये भी पहले नहीं देखा। अच्छा, बजटिंग के अंदर भी बड़ी अच्छी बात। बजटिंग के अंदर अच्छी बात ये, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पुरानी है। कुछ नाम लूं? फ्लेक्स बजट बनाए। अच्छा, एक और बात, हाइलो मेथड याद है? जबरदस्त। हाइलो मेथड हो गया, फ्लेक्स बजट हो गया। एक और बात बताओ, टॉप डाउन बजट, बॉटम बजट। अगर वो थियोरेटिकली था, टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम छोड़ दो, फोरकास्टिंग पे आ जाओ। ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन याद है? रेगुलेशन एनालिसिस याद है, जिसमें वो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब मैं तुम्हें एक अजीब सी बात सुनाता हूँ, 2022, अच्छा इसके ऊपर ना स्टूडेंट बड़ा फोकस करके नहीं जाते थे। फोरकास्टिंग टेक्निक के ऊपर एग्जामिनर क्या ही सवाल पूछ लेगा। 2023 के ऊपर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया, नाम था उसका वेंसोप। अच्छा, फार्मूला भी गिवन होता है इसका,
ये जो आर होता है और बी होता है इसका फार्मूला। वेंसहोप का क्वेश्चन था 2023 में आया। पता है 8 मार्क्स के ऊपर एग्जामिनर ने क्या पूछा? बी निकालो, वो नहीं था एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स, ए निकालो और आर निकालो और 12 मार्क्स लिए। और लिटरली इसके बारे में फिर एग्जामिनर ने कमेंट्स किए कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जबकि इसका फार्मूला भी पेपर में गिवन था, बी का भी, ए का भी और आर का भी। और हैरत की बात यह है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर सब गिवन था, एन भी गिवन था। बाकायदा इस तरह नहीं कि ढूंढना था, सामने लिखा हुआ था सिग्मा एक्स 10.67 मिलियन। पता है मसला क्या है? एक्सेल के ऊपर उसको फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि पहले उसकी प्रैक्टिस करके नहीं गई। तो ये क्या ब्रैकेट्स का इशू था, बिल्कुल ऐसा। पावर कैसे लगाएंगे, स्क्वायर रूट कैसे लगाएंगे, वहां भी फंस गए कुछ। तो इसलिए ना बस एक बात का ख्याल रखना, तुम लोगों ने ना प्रैक्टिस के वक्त में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर उसको छोड़ोगे और वही पेपर में आ गया तो थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हर पेपर के अंदर ऐसा भी नहीं होता, लेकिन तुम्हें पता है ना मिसहैप्स याद रहते हैं, और जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो तो लोग भूल ही जाते हैं। मेरा पेपर अच्छा गुजर गया, मेरे कितने ज्यादा पेपर अच्छे गुजरे मुझे कोई भी याद नहीं है, लेकिन एक पेपर में अगर प्रॉब्लम हो गई तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं दूसरों को। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही होता है ना यार। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली, ये वाला मसला आता है, जो चीजें याद रहती है ना वो इसी तरह की मिसहैप होते हैं। खैर, इसमें वही फोरकास्टिंग टेक्निक है, रिग्रेशन एनालिसिस है, उसके अलावा फ्लेक्स बजट है, बाकी थ्योरी। नई थ्योरी, नई कैलकुलेशन इसमें एक और आ रही है जो तुम लोगों ने MA2 में नहीं देखी, MA1 में नहीं देखी, F2 में नहीं देखी। नाम है उसका लर्निंग कर्व। तुम्हें पता है लेबर जब एक ही जैसे यूनिट बार बार बनाता रहता है तो टाइम पर यूनिट क्या होता चला जाता है, कम। उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व। वो यहाँ पे है, वो एक नई चीज है। खैर, आगे चले, उसके बाद फिर आ गई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तुम्हें वो वाले वेरिएंस नजर आ रहे हैं जो तुम लोगों ने पहले देखे? तुम लोगों ने आज तक कौन से वेरिएंस देखे? मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस, सेल वॉल्यूम, सेल प्राइस, टोटल को छोड़ दो, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे एडवांस वेरिएंस है, जरा चेक करिएगा। पहला मटेरियल मिक्स, सेल मिक्स, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। तो इसका मतलब ये हुआ वहां पे तुमने सिंपल वेरिएंस देखे थे, यहाँ पे एडवांस देखोगे। तो सर वो जो सिंपल है उनका कोई काम है? बिल्कुल है भाई। ये जो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस बने ना, ये तुम्हारे पुराने वाले फार्मूलाज के ऊपर ही बने। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ी बहुत रिकॉल करनी पड़ी। खैर, उसके बाद फिर आखिरी एरिया किसका आता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें कौन कौन से एरिया है? इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टूल है जैसे रेशोज वगैरह। उसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस है, ROI, RI। और एक और चीज जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस, जिसमें बैलेंस स्कोर कार्ड आएगा, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आएगा, 3 E's आएंगे। ये फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे करते हैं। हर चैप्टर के बारे में मैं अलग से बता नहीं सकता, क्योंकि फिर चैप्टर की डेप्थ में चले गए तो फिर तो सारा टाइम उसी में लग जाएगा। खैर, मैंने तुम लोगों को ये बता दिया तुम लोगों ने टोटल कितने CRQs कंप्लीट करने हैं। मैंने तुम लोगों को ये बता दिया कि इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम भी अगर खत्म करूं तो जो तुम्हारा पेपर का वेंसडे होगा उससे 15 दिन पहले खत्म करूं। उम्मीद है उससे भी एक आध दिन पहले खत्म हो जाए। पिछली दफा तो संडे को खत्म हो गया था, तो फिर स्टूडेंट को पहला वीक, दूसरा वीक और 2 दिन और मिल गए, तो अच्छा हो गया था। असल में वो रमजान आ रहे थे ना, तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था उसे शुरू में क्लासेस लेके। अच्छा, उसके अलावा हमने ये बात कर ली कि असाइनमेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट करने। अच्छा, अब तुम लोगों ने बुक्स या किट्स वगैरह क्या यूज करनी है उसके बारे में बताया था। देखो यार, यहाँ पे रीडिंग के लिए हमारे पास 2 एरिया है, तुम दो में से कोई सा भी यूज करो, लेकिन अगर मैं प्रीफर करूं उसे यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा है। देखो, रीडिंग के लिए सिर्फ एक ही चीज को प्रेफर करना, और वो है स्टडी हब। अगर तुम कहते हो सर मुझे स्टडी हब पढ़ के समझ ही नहीं आता तो BBP यूज कर लो, लेकिन अगर मुझसे पूछो क्या, तो मैं कहूंगा स्टडी। सही है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक और अच्छी न्यूज एक सुन लो। एग्जामिनर का ट्रेंड बना हुआ है, और तुम्हारी दफा में टूट जाए एक अलग बात है भाई। सही, पिछले 3 से 4 दफा एक ही ट्रेंड बना हुआ है, 3 दफा से तो एक ट्रेंड बना हुआ है। स्टडी हब करके जाओ, कैप्लान की किट करके जाओ, BBP किट करके जाओ, 10 से 14 मार्क्स ऐसे उठा लो जो रिपीट होके आए। लास्ट टाइम अभी, अगर तुम मार्च के अंदर
जब हम मेरी स्टूडेंट से बात हुई तो स्टूडेंट ने कहा कि सर तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन वही थे जो हमने ऑलरेडी किट वगैरह के अंदर किए। शायद मेरे ख्याल से बाप की पेपर में भी इस तरह का कुछ ट्रेंड चल रहा है। हाँ लिटरली चल रहा है। टीएक्स के अंदर कुछ बच्चे बताते हैं। अच्छा, उससे पिछली अटेम्प्ट दिसंबर वाली के अंदर तो स्टूडेंट ने यहाँ तक कहा था उनके पास एक एमटीक्यू आ गया था, और वो एमटीक्यू वही एमटीक्यू था किट के अंदर पहले एग्जामिन हो चुका था, कंपनी का नाम चेंज था, थोड़ा बहुत डेटा चेंज था, बात थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी हब की रीडिंग और स्टडी हब के क्वेश्चन तो तुम लोगों ने किसी भी सूरत में छोड़ने नहीं। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो। उसके बाद ये तो रीडिंग हो गई। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास 3 एरिया है, जरा गौर करें कौन कौन से। एक बीपीपी, दूसरा कैपलान, और तीसरा स्टडी हब। अब सर ये तीनों हम कैसे कंप्लीट कर सकते हो आराम से, पता है क्यों? गौर से सुनना, सीआरक्यूज तीनों में सेम है। सीआरक्यूज, क्योंकि सीआरक्यूज तो होते ही पास पेपर के। सीआरक्यूज तीनों में तकरीबन क्या है, सेम। यार जब ओटीक्यूज और एमटीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तीनों से कर लेना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गौर से सुन लो। मैंने तुम्हें सबसे पहले, अच्छा मेरे जो अपने हैंडआउट्स है ना उसमें कैपलान के क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन कवर हुए। मैंने तुम्हें कहा कि यार मेरे हैंडआउट कंप्लीट कर लो, और मैंने तुम्हें बता दिया बीबीबी के ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तुमने वो कंप्लीट कर लिए। जब बाद में रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, तो स्टडी हब के क्वेश्चन थे, यानी स्टडी हब को तुम एज अ टेस्टिंग टूल बना लो। तुम ये कहो जब मैं टेस्ट दूंगा ना इस चैप्टर का, तो वो स्टडी हब दूंगा। अच्छा, एक और बात याद रखना, स्टडी हब की जो तुम्हारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी ना, हिस्ट्री जो मेंटेन हो रही होगी, उसे डिलीट मत करना, रीसेट मत करना। रीसेट आखिर में जाके कर लो, एक अलग बात है। उसका मेन रीजन पता है क्या है? उसका मेन रीजन ये है, यार गौर से सुनना। उसका मेन रीजन अल्टीमेटली पता है क्या है? वो ये है कि अगर आपने उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी ना, तो फिर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मैंने कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे सही किया था और गलत किया। क्योंकि बेटा आखिर में ना, आखिर के एक दिन में तुम बैठ के इस तरीके के सिर्फ वो क्वेश्चन देखते हो जो तुमने गलत किए, वो थोड़ी देखते हो जो तुमने सही किए, ताकि तुम्हें अपनी गलती आइडेंटिफाई हो जाए, अच्छा मैं ये मिस्टेक करके आया हूँ, पेपर में जाके वो मिस्टेक ना करें। और एक और यार, थोड़ा सा ना अपने पास लॉग बना के रखना कि तुम्हारे पास कितने परसेंट क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैपलान में, बीबीबी में, ताकि तुम बाद में बैठो तो तुम्हें पता हो कि मैं कितने परसेंट क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, कितने परसेंट क्वेश्चन कर। बाकी मैंने तुम्हें शुरू में एक बात की थी कि आज की क्लास बेसिकली इस बात के ऊपर फोकस कर रही है कि हमें पुरानी कितनी चीजें याद है। उसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए बनाए। सही है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करें निकालने पहला क्वेश्चन। अच्छा, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में देखे आप लोगों के पास एक क्यूआर कोड, या उसके अलावा आपके पास जो है वो बेसिकली एक क्लिकेबल लिंक जो है वो आपके पास शो हो रही होगी। उस पर जाके आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सही। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा बस। ये आ गए यार। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने सारे के सारे उठाए ना बेटा, ये पीएम की किट से, स्टडी हब से, या पास्ट पेपर से उठाए। इसमें कोई भी क्वेश्चन F2 का नहीं है। ये सारे क्वेश्चन F5 से उठे हुए। सही। ये आप लोगों के पास फाइल आ चुकी है। सही है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी खोलूँ। अच्छा, मैंने अपने सामने क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि कोई स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पे होगा, कोई तीसरे पे होगा, कोई पांचवे पे होगा, इसलिए मैं स्क्रीन को आगे नहीं रोटेट करूंगा। आप लोगों का अगर पहला क्वेश्चन हो जाए ना सॉल्व, तो दूसरे की तरफ मूव कर जाए। मैं थोड़ा सा गैप देके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सही। हमारे पास ये वाली फाइल है जो अभी आप लोगों के पास स्क्रीन पे भी आ रही है, रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कर दिया बेटा। पहला सवाल ये आराम से करो बेटा, तुम चीजें भूले नहीं हो, ये बात याद रखना, तुम नहीं भूले चीजें। सिर्फ वो चीजें बैकएंड के ऊपर आ चुकी हैं। शुरू में कुछ दिन लगेंगे उसको फ्रंट पे लेके आने पे, बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीजें तुमने पहले देखी हो और तुम 100% भूल चुके हो। अभी याद नहीं आ रही होंगी, थोड़े दिन के बाद याद आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए लिटरली अगर देखा जाए तो पुरानी चीजें रिकॉल करने की भी जरूरत है। सही। अब मैं बाद में बताता रहूंगा मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था तो क्यों क्यों।
बेटा पहला सॉल्व हो जाए तो दूसरे की तरफ चले जाइएगा, मैं 2-3 मिनट के बाद पहला सॉल्व करवाऊँ। आंसर जरूर मार्क करना, ताकि गलत हो तो तुम्हें पता हो हाँ मैंने गलत किया था। सही बेटा, ऑनलाइन में जब मैं पूछूंगा ना, जब आंसर शेयर करिएगा, पहले शेयर मत करिएगा। हाँ भाई, ये बताएं, पहला वाला क्वेश्चन सबका हो गया? कोई कर रहा है कैसा पहला क्वेश्चन? अच्छा यार, एक बात पहले तो, एक बात याद रखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मकसद क्या था? 2-3 चीजों को रिकॉल करना। पहला, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ये थोड़ा सा डिस्कस करना। दूसरे नंबर पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये थोड़ा सा डिस्कस करना। और तीसरे नंबर पे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करना। और थोड़ा सा डिस्कस करना मार्कअप और मार्जिन को, वो यहाँ पे कर लेगी। सही है नहीं? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या? एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइम कॉस्ट कितनी है, 12। अब आप मुझे याद दिलाएं प्राइम कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है। अच्छा, शुरू में ना हमें पुरानी वाली कुछ कुछ बातें रिकॉल करते रहनी पड़ेगी। उसको मैं अलग से किसी जगह पे लिखवाऊंगा नहीं भाई, उसको मैं बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा डिफरेंट एंगल से, तो वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जी याद है प्राइम कॉस्ट क्या थी? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब मिला के कितने? 12। ये बताओ वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 3। अच्छा ये बताओ ओवरहेड्स क्या होते हैं? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब तुम सारी डायरेक्ट कॉस्ट और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हो, नहीं, तो वो बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। वो बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, वो मैं भी पूछूंगा। जरा गौर कर लो इधर एकदम। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट में लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब आपस में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। आगे सुनो, जब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है बेसिकली एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड।
और जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो वो बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बनती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है इसके बाद? अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। मार्जिनल कॉस्ट होती है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल एफर्ट। बेटा क्वेश्चन के साथ कोई चीज आती है ना ज्यादा याद रहती है, सिर्फ लिखवाने से याद थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गई मार्जिनल कॉस्ट। क्या हो गई? मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा ये बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? हाँ, इसका मतलब है वो जो तुमने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट कहा था, वो मार्जिनल नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन है। मार्जिनल नहीं है, वो कौन सी है? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अच्छा क्या क्या आएगा इसमें यार? सही है। ये क्या है बेसिकली? ये मार्जिनल नहीं है, ये बेसिकली क्या है? ये क्या है बेसिकली? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? एक क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा बेसिकली वेरिएबल एफओएच। चल जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आएगा सबसे पहले कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा वेरिएबल एफओएच। ये थोड़ा सा स्टाइलिश मसला कर रहा है। वेरिएबल एफओएच। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा बेसिकली फिक्स एफओएच की। दूसरी अमाउंट कौन सी होगी? फिक्स एफओएच की अमाउंट। तो जब वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच को क्या करेंगे बेसिकली ऐड करेंगे तो वो अमाउंट किसकी बनेगी? वो बनेगी बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में बेसिकली ये डिफरेंस आता है। सही है। अब एक और बात बता, अब ये बताइए इसका आंसर क्या बन रहा है? यहाँ पे ये बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितनी है? 12। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 12। और इसके ऊपर प्रॉफिट कितने परसेंट है? 80%। तो कितनी अमाउंट बनी? प्राइम कॉस्ट थी 12, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट है बेसिकली 80%। इसके ऊपर 80% प्रॉफिट कितना बनेगा? 12 का 80% कितना होता है? 12 का 80% होता है 9.6। 9.6। 12 और 9.6 टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 21.6। 21.6 सही है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आएगा बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? पहले ये बताया प्राइम कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल एफओएच मिला के कितनी हो गई? 15। 15 के ऊपर प्रॉफिट बताया कितना आएगा? 15 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है बेसिकली 9 का, ऐसा ही है। और 9 का प्रॉफिट अगर मैं ऐड करूं तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? टोटल अमाउंट बनेगी 24। पहले में कितनी आ रही है? 21.6। दूसरे में कितनी आ रही है? 24। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के हिसाब से बताएं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है कितनी? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ रही है बेसिकली 21। प्रॉफिट बताएं। प्रॉफिट है बेसिकली 4.2। दोनों को ऐड करें कितना बनेगा? 21 और 4.2 दोनों मिला के 25.2। 25.2। 25.2 सही। ये आंसर है मेरे ख्याल से ऐसे ही 25। मार्जिनल कॉस्ट यानी सॉरी नेट मार्जिन कितना आ रहा है? टोटल कितना बन रहा है? टोटल बन रहा है 24.4। कैसे आ रहा है मार्जिन? हाँ भाई ये बताइए मार्जिन की अमाउंट निकाली है आप लोगों ने? मार्जिन की अमाउंट कैसे निकाला? मार्जिन में सबसे पहले क्या आता है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? नहीं पता आपको, लेकिन आपको ये बताया कि आपकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आ रही है बेसिकली 21। अच्छा ये बताए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 14%। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 14%। अच्छा ये बताए प्राइस कितने परसेंट होती है? 100%। और कॉस्ट कितने परसेंट होगी? कॉस्ट होगी बेसिकली 86%। ऐसे ही है। तो ये बताइए प्राइस कितने परसेंट आ रही है? कितनी आ रही है तकरीबन? 24.4। सबसे अच्छी प्राइस कौन सी है? सबसे अच्छी प्राइस है 25.2। और यही आंसर आ रहा है। सही है। थोड़ा सा वैसे ही हो गया, मैं स्टाइलिश चेंज कर लेता हूँ। सही।
टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक तो प्राइम कॉस्ट आएगी, प्राइम कॉस्ट के साथ वेरिएबल एफओएच भी होगा और वेरिएबल एफओएच के साथ फिक्स एफओएच भी होगा। सही। तो ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे? सी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन किया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे लेके जाइएगा। यार 1:30 अब तो हो चुकी है। ये तो आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन किया आप लोगों ने? स्टार्ट कर। ये हाइलो से होगा। जब आपके पास दो कॉस्ट हो ना और दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल हो तो उसके लिए जो आप मेथड यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? हाइलो मेथड। ऐसे ही। बेटा टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गई थी। जी अली अब्बास। चेक कर लेता हूँ यार मैं भी। मेरे ख्याल से भी तकरीबन यही है जो आपने बताया।
हाँ भाई, बताएंगे हाइलो मेथड यूज किया आप लोगों ने? वेरिएबल कॉस्ट निकाली, कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे यूज किया बेसिकली हाइलो मेथड, ऐसे ही है ना? सही। सही है जी। जी बताइए। यार वो थोड़ा सा स्टाइलिश प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए उसको उस पर कर लेते हैं एक्सेल पर। जी मुझे बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी बताइए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? हाइलो मेथड याद है? पहले एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट कर ले दोबारा से, फिर उसके बाद देख ले। जी क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन लिखा हुआ है रिसेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 ये। Recent historic cost analysis has revealed the following production overhead data. Month number 1 और month number 2. टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ? 6,20,000 और 708,000। लेबर आवर्स कितने दिए हुए? 19,000 और 23,000। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन assembly hour basis based on normal annual activity level. In a typical year, 2,40,000 assembly hours will be worked by advert company. अच्छा ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। इसका रीजन है कि हमने फिक्स एफओएच अभी कैलकुलेट नहीं करना। अभी सिर्फ किसके बारे में बात होगी? वेरिएबल के बारे में। अच्छा एक बात याद रखना, क्वेश्चन को देख के मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पे हाइलो मेथड यूज होगा? बेटा जब भी तुम्हारे पास दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल और दो अलग अलग कॉस्ट गिवन हो और हम आपसे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछे, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे हाइलो मेथड ही यूज होगा। अच्छा सर, क्या हाइलो मेथड वाकई में हमारे पेपर के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है? यार तकरीबन हर पेपर में 2 से 3 मार्क्स हाइलो मेथड से रिलेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है F5 के अंदर भी एग्जामिनर का ये काफी फेवरेट एरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हल्की फुल्की कमांड तुम्हारी होनी चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बात आइए देखते हैं इसको। जब हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले रखेंगे कॉस्ट एंड हाई एक्टिविटी। यहाँ पे दो एक्टिविटी थी, बताएंगे कौन कौन सी? एक एक्टिविटी के यूनिट्स कितने थे? एक के थे 19,000 और दूसरे वाले के कितने थे? 23,000। और इनकी कॉस्ट क्या थी? इसकी कॉस्ट थी 7 लाख और इसकी कॉस्ट थी 6,20,000। ऐसा ही है ना? चले आइए हाइलो मेथड अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे फिगर ही यूज करूंगा, सही है? ये बताइए कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल की अमाउंट कितनी है? 7 लाख माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल की अमाउंट अमाउंट 6,20,000 डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल कितना है? 23,000 माइनस लो एक्टिविटी लेवल कितना है? कितना है? 19,000। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है बेसिकली इसका 20, बिल्कुल ऐसा ही। ये बताइए ये वाला क्वेश्चन सबका सॉल्व हो गया? इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो सॉल्व करें। बेटा आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जाओ। सही है, वर्किंग सबने देख ली, किसी को कोई मसला है तो बताइए। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 20। इसके पीछे वो वाली लॉजिक थी ना, अगर एक टोटल कॉस्ट हो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट में दो अलग अलग कॉस्ट होती है, कौन कौन सी? एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स के एलिमेंट को अलग कर दूं तो वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर टोटल में से वेरिएबल के एलिमेंट को अलग कर दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो तुमसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, सॉरी पर आर। पहले फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो पर आर निकालोगे ना, पहले फिक्स कॉस्ट तो निकाल लो उसके बाद पर आर कैलकुलेट कर। अभी मैं आंसर पूछ नहीं रहा। मैंने ये सारे पेपर खुद से दिए हुए हैं तो इसका मतलब, और मेरे वक्त पे भी इसका पैटर्न तकरीबन यही था। मैं अपनी अटेम्प्ट का क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूँ, मेरी अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन। बस उस वक्त पेपर थोड़ा मुश्किल हुआ करता था पहले,
उसका रीजन ये था कि उस वक्त पास पेपर जितने अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं था जिसके क्योंकि उस वक्त ना 1.1 वाली सीरीज खत्म हुई थी। 2007 में एक सीरीज खत्म हुई थी, मैंने पेपर दिया था 2010। तो 2007 में एक सीरीज थी, वो खत्म हुई, 2010 में मैंने पेपर दिया। 2 साल के पेपर्स अवेलेबल थे। एक साल में 5 पेपर, एक साल में 2 दफा पेपर होते थे। टोटल 20-25 सवाल अवेलेबल थे, बाकी किट के अलग से सवाल थे। तो डेटा इतना अवेलेबल नहीं था। अब पीएम का पेपर उसके मुकाबले में थोड़ा आसान हो गया। उसका एक रीजन, कोई रीजन और नहीं है। डिफिकल्टी एग्जामिनर उसी लेवल के ऊपर चीजें पूछता है। डेटा ज्यादा अवेलेबल है तुम्हारे पास, प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा मटेरियल। बस तुम करने वाले बनो, डेटा बहुत है, सही कह रहे हो। हमें 800-900 ओटीक्यूज मिल जाएंगे यार, पहले 2-250 से ज्यादा ओटीक्यूज नहीं थे, अब 800-900 ओटीक्यूज मिल जाएंगे। ये वाली बात। भाई ये लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेसिकली 12। इसकी वर्किंग बेटा ये थी, 7 लाख माइनस 6,20,000 डिवाइडेड बाय 23,000 माइनस 19,000। फार्मूला क्या बना, कॉस एट हाई एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस एट लो एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी। यार तकरीबन 60% जो है वो तो पेपर पे ही है, 40% एरिया जो है वो एक्सेल और वर्ड के ऊपर है। यानी 20 मार्क्स एक्सेल के ऊपर, 20 मार्क्स वर्ड्स के ऊपर, और बाकी जो है वो बेसिकली किसके ऊपर है, पेपर के ऊपर। वो ओटीक्यूज और एमटीक्यूज तो तुम पेपर पे ही सॉल्व करो। तो जो जहां के हिसाब से होगा हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं कभी तुम्हें ओटीक्यू इस पे नहीं करवाऊंगा, वो तो मेरी स्टाइलिस्ट ने काम करना छोड़ दिया इसलिए करवा रहा हूं। और मैं कभी तुम्हें सीआरक्यू पेपर पे नहीं करवाऊंगा। हाँ, यार देखो, जो जहां पे एग्जामिन होगा उसे वहां पे कर। अच्छा, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊं, क्योंकि ओटीक्यूज वगैरह जो होते हैं ना वो बेसिकली क्योंकि तुमने पेपर पे सॉल्व करने हैं तो हम उसको जर्नल पे सॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ पे इसकी जरूरत है इसको। हाँ भाई, इसके बाद वाले सवाल बताएंगे आप लोग। हाँ भाई, ये निकाला आप लोगों ने, फिक्स कॉस्ट पर आर कितना आ रहा, 12। कितने लोगों का 12 आया आप में से अभी तक, एक और दो, तीन, चार। आप लोगों का नहीं आया। आप लोगों की फिक्स कॉस्ट आ गई, जबरदस्त। अच्छा, जिन लोगों का 12 नहीं आया उनका आंसर क्या है बताएंगे। सही है। हाँ भाई, तुम लोगों का 12 नहीं आया तो क्या आंसर आया। अच्छा, हाँ भाई बताए, 12 के अलावा किसी का 1 आ रहा, 1। 1 सिर्फ आपका है, आपका फिक्स कॉस्ट निकली आपकी, फिक्स कॉस्ट भी नहीं निकली। आइए बेटा, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, ताकि एक दफा हाइलो मेथड आपका रिकॉल हो जाए। सही है नहीं, आ जाओ। अब पहले नंबर पे जो हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसका फार्मूला ये था, अगर तुम्हें याद हो, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी, हाई एक्टिविटी माइनस लो एक्टिविटी। ऐसा ही है, यही फार्मूला है ना यार। सही, यही फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट का। सब इस बात को मानते हो। और अभी ऊपर ये वाला फार्मूला, इसका मतलब हाइलो मेथड एक दफा रिकॉल हो जाना चाहिए। हम अलग से भी इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो मैं, याद है फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला ये था क्या, सबसे पहले पता है क्या रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं टोटल कॉस्ट। क्या रखते हैं सबसे पहले, टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में से माइनस पता है क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले रखते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से माइनस क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हाई वाली टोटल कॉस्ट रखो या लो वाली रखो। मैंने रखा है यहाँ पे 6,20,000, इन्होंने कहा 6,20,000 रख। ये रखी टोटल कॉस्ट, 6,20,000 टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखोगे, 20 रखोगे। और भाई 20 तो एक आर की है, क्या ख्याल। जब 6,20,000 का खर्चा हुआ उस वक्त आर्स कितने थे, यहाँ पे देखे ऊपर, उस वक्त आर्स थे 19,000। और हर आर के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 380।
तो अगर 6,20,000 में से 3,80,000 माइनस कर दो तो आंसर क्या आता है? हाँ भाई, आंसर क्या आता है? आंसर आता है बेसिकली 2,40,000। सब इस बात को मानते हैं। आंसर क्या आता है? आंसर आता है बेसिकली 2,40,000। ऐसे ही आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2,40,000। कोई इशू ही आता? ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अगर वो मुझसे फिक्स कॉस्ट मांगता तो मैं ये आंसर दे देता, लेकिन उसने बताया मुझसे क्या मांगा है? उसने मुझसे कहा है कि आप मुझे कैलकुलेट करके दें फिक्स कॉस्ट पर आर। क्या कैलकुलेट करके दें? फिक्स कॉस्ट पर आर। बताओ फिक्स कॉस्ट पर आर कैसे निकालूं? भाई फिक्स कॉस्ट पर आर निकालना क्या मसला है यार? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो आर से। बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 2,40,000। ये बताओ आर्स कितने? अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट गलती क्या कर, जरा गौर कर। स्टूडेंट ये गलती कर, हमारे पास आर्स कितने? हमारे पास आर्स है 2,00,000। चल जा भाई। हमारे पास आर्स है 2,40,000। हमारे पास आर्स कितने? 2,40,000। ये 2,40,000 हमारे पास क्या है बेसिकली? आर्स। ऐसा ही है? मसला बताए क्या है? मसला ये है कि ये जो 2,40,000 आर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ना, ये बताए कौन सा? ये है बेसिकली साल। और ये जो ऊपर डेटा है ना, ये बेसिकली है मंथ का। बेटा जब तुमने कॉस्ट मंथ की यूज की है तो फिक्स कॉस्ट पर मंथ आई होगी या फिक्स कॉस्ट पर ईयर आई होगी? बेटा ये बात याद रखना, ये जो फिक्स कॉस्ट है कौन सी वाली? ये फिक्स कॉस्ट, ये है फिक्स कॉस्ट पर मंथ। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप मुझे एक बार बताओ, जब मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर आर निकालूंगा, फिक्स कॉस्ट है कितनी? कितनी है फिक्स कॉस्ट? 2,40,000। डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड करूंगा आर से, जो कि पर मंथ हो। पर मंथ आर्स कितने? पर मंथ आर्स है बेसिकली 20,000। पर 20,000 ना, निकाल लेते। आर्स निकालो। आर्स पर मंथ बताओ, आर्स पर मंथ कितने? हाँ भाई, आर्स है कितने? 2,40,000। पूरे साल में महीने कितने? 12। तो आंसर क्या आएगा? 20,000। तो इसका मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट पर आर कितना आएगा? फिक्स कॉस्ट पर आएगा बेसिकली 12। यहां तक कोई इशू? ये वाली बात क्लियर? सही। एक क्वेश्चन और कर लो बस, उसके बाद ऑफ करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कर दी। यार ये असल में 3 घंटे का असाइनमेंट होता है, 3 घंटे की पूरी क्लास होती, तो हम इसको खत्म कर लेते हैं यार। लेकिन हमें 3 घंटे की क्लास मिली नहीं, 2 घंटे की क्लास है। इंशाल्लाह कल इसको आगे बढ़ाएंगे। किसका? 12? नहीं नहीं, 12 कैसे करके देख लो। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 12 ही तो आएगा। 12.6 कैसे आया? 12 आया। 12 आया। क्या चीज? 20-22 बच्चों का हुआ, पता नहीं ऑनलाइन वाले हुए। इन लोगों, आप लोगों ने कर लिया ना ग्रुप ज्वाइन? कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ कहते हैं हम आपस में एक दूसरे का लिंक शेयर। ये अभी कर लेना तकरीबन 3 से पहले पहले तो लिंक वही रिसेट कर दूंगा। हाँ ये एक मसला है, ये देख लीजिएगा। ये कर लो 2:30 बजे लिंक रिसेट कर दूंगा। ठीक है ना? तो आप लोगों का नहीं हुआ? अब करके देख। नहीं पकड़। हाँ कल की क्लास इंशाल्लाह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है। सही। सर ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिएगा, कल की क्लास इंशाल्लाह 11 से 1। 11 से 1 उनकी क्लास फिर इंशाल्लाह फिर इसके बाद ईद के बाद।
मैंने सैटरडे को रखी थी लेकिन अब वो फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह। चले बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन या आप लोगों ने? यस सर मैंने कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ रहा है 96, यही आ रहा है सबका। अच्छा, इसके अंदर ना हल्का फुल्का एक दफा रिकॉल हुआ है कि आप लोगों ने एक एरिया देखा था जिसका नाम था टारगेट कॉस्टिंग। सही है। वैसे अगर किसी को टारगेट कॉस्टिंग के बारे में आइडिया ना हो तो क्वेश्चन को देख के भी आइडिया हो जाएगा अल्टीमेटली चीजों को सॉल्व कैसे करना। जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिग सी शेयर यानी बीसीसी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स एग्जेक्टिव लेदर शेयर्स। दे आर कंसिडरिंग अ न्यू डिजाइन ऑफ मसाजिंग चेयर टू लॉन्च इनटू द competitive मार्केट इन विच दे ऑपरेट। They have carried out an investigation in the market and using a target costing system have targeted a competitive selling price of 120 for the share. BCC wants a margin on selling price of 20%. मार्जिन कितना चाह रहा है वो? 20%। और इग्नोर करो किसको? ओवरहेड को। यार अगर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 120 और हमारा मार्जिन कितना 20%, तो हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तुम लोगों ने आंसर निकाला, सबका आंसर आ गया। यार एक काम करो, मुझे ये क्वेश्चन क्योंकि खत्म भी कर रहा हूँ, क्लास भी खत्म भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज और बता दो। ये तो मार्जिन है, अगर सपोज करो ये मार्कअप होता, अगर सपोज करो ये मार्कअप होता तो फिर टारगेट कॉस्ट क्या होती? दोनों बता देना, कैलकुलेट करके देख लो। अभी तो ये मार्जिन है, तो तुमने मुझे कितना बताया 96, अगर ये मार्कअप होता तो कितना होता? 100। पहले मार्जिन में देख ले। ये बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है बेसिकली 120, ऐसे ही है। और ये बताया मार्जिन कितना है? मार्जिन है बेसिकली इसका 20%, इसका 20%, कितना हुआ? 24। जब सेलिंग प्राइस में से अगर मार्जिन यानी प्रॉफिट अलग कर दूं तो क्या आ जाएगी? टारगेट कॉस्ट यानी कॉस्ट आ जाएगी। मैं कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। कॉस्ट कितनी होगी? 120 माइनस 24 कितनी होगी? 96। लेकिन अगर ये मार्कअप होता तो सेलिंग प्राइस कितनी होती? सेलिंग प्राइस तो वही है, कितनी है? 120। मार्कअप कितना आता? हाँ भाई, मार्कअप कितना आता? इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, यही होता ना। तो प्रॉफिट कितने का आता है? 20 का। तो टारगेट कॉस्ट कितनी होती फिर टारगेट कॉस्ट होती बेसिकली कितने की? 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ तक कोई मसला? ये वाली बात अपनी जगह पे क्लियर है। अब आप लोगों का टास्क क्या है भाई? छोटा सा टास्क है। कल मैं इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ जाऊंगा। यानी अच्छा, कल मैं एबीसी स्टार्ट करूंगा लेकिन एबीसी से पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करवाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है ना कि पुराने वाले एरिया के साथ उसको लिंक करेंगे। तुम लोगों का एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थी, बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। अभी तुम लोगों का बस एक काम है, हैंड आउट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दो। सही है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक के अंदर प्रॉब्लम होगी तो वो आज नहीं, कल मुझे याद दिलाइएगा। कल मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक एरियाज से रिलेटेड नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। बाकी ऑनलाइन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एक सेकंड में देता हूँ जी। सही है, बिल्कुल सही है। ये लीजिए। क्या कह रहा है? सही है। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। शेयर